नाउ वी विल मीट एट 2021, क्योंकि अभी क्रिसमस का दौर आएगा। तो ये जो अगला हफ्ता जो रहेगा और अगला सैटरडे जो रहेगा, हमारा सेशन नहीं रहेगा, बहुत लोग छुट्टी के मूड में रहेंगे। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग जनवरी 1 सैटरडे जो है तब मिलेंगे। तो इसके लिए ये सेशन होना आज बहुत आवश्यक था, जो हमने एक श्रृंखला बनाई है। तो ये छठवां जो पुष्प है, ये रंजन जी मोरे, इनके शुभ जो उपस्थिति है वहाँ से अब शुरू होगा। वैसे रंजन जी मोरे की मैंने पूरी जो इंट्रोडक्शन है वो तो ऑलरेडी दी है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। इज़ अ वेरी यंग एंड डायनामिक एसबीए इन MDO 3। और उन्होंने जैसे वो आए थे, वो एक झंझावात की तरह से आए थे। एक धमाका किया था उन्होंने जब वो पीडीओ थे। पहले ही साल उन्होंने 57 एजेंट्स अपॉइंट किए थे। बहुत ही धूम मच गई थी एट दैट टाइम डिवीजन 3 में, और सबकी आंखें मतलब विस्फारित हो गई थी कि ये कौन है रंजन, ये नया बंदा है कौन। ऐसा सब लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। और उसके बाद में रंजन जी रुके नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो रुके नहीं, वो चलते रहे। हर साल 25-30 एजेंट्स वो अपॉइंट करते हैं। आज की तारीख में उनकी जो एजेंसी फोर्स है वो 134 उनकी एजेंसी की फोर्स है। जब भी वो अपनी कहानी बताते हैं तो एक वो दौर था कि जब उनके पास साइकिल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, सेकंड हैंड साइकिल उन्होंने ली थी। वहां से उनका जो सफर, वो दौर शुरू हुआ। आज होंडा जो है, होंडा सिटी जो है, वो उनके पास है। तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरा सफ़र जो है वो सेकंड हैंड साइकिल से शुरू हुआ और आज होंडा सिटी तक आया हुआ है। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये सफ़र जो है ये आगे मर्सिडीज बेंज तक जाए, BMW तक जाए, ऑडी तक जाए। और इतनी काबिलियत तो हमारे रंजन जी के पास है कि वो तीनों गाड़ियां एक साथ खरीद सके, इतनी काबिलियत उनमें है। और बहुत ही हंसमुख चेहरा है उनका। बहुत ही जब भी मिलते हैं बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही आत्मीयता से बात करते हैं। जब भी कोई मिलता है उसे अच्छी सलाह देते हैं। भवानी जी जो हमारे स्पीकर थे, दूसरा पुष्प था उनका, तो उन्होंने रंजन जी का नाम उस वक्त भी लिया था। काफ़ी उन्होंने, रंजन जी ने उनको उस वक्त मोटिवेट किया था। और बिकॉज ऑफ हिम, रंजन जी के मोटिवेशन के कारण भवानी जी ने 40 के ऊपर एजेंट एक ही साल में अपॉइंट किए थे। सो ऐसे हमारे रंजन जी का जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। और रंजन जी, प्लीज कम, द डायस इज योर्स नाउ। सब लोग बेकरार है आपको सुनने के लिए, सो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। विद दिस मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, और रंजन जी, नाउ द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू राजेश जी। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं SBA रंजन मोरे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश जी और भवानी सिंह मीना जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू होकर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूं। पहले तो मैं राजेश जी को कहूंगा कि राजेश जी, आपने जो रिक्रूटमेंट की आग हमारे दिल में लगाई है वो बहुत दूर तक जाएगी, इसका कुछ भी मुझे शक नहीं है। चंद लाइनें मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी है रिक्रूटमेंट की आग, ये आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके कि मैं आज सच्ची में
यहाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं, आज कुछ अजनबी चेहरे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 60 मिनट के बाद वो अजनबी चेहरे भी मेरे अच्छे दोस्त बन जाएंगे और मैं उनके साथ एक अच्छे दोस्त नए दोस्त मुझे मिलेंगे। दोस्तों, कुछ भी चीज शुरुआत करनी है तो एक प्रेयर होनी चाहिए, एक प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना अपने दिल को साफ कर देती है और एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। तो क्या हम 1 मिनट के लिए आंख बंद कर सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट के लिए। और जिसी भी भगवान को आप मानते हो, कोई भी धर्म का भगवान, माता-पिता या कोई भी ऐसा आदमी जो आपको मोटिवेशन देता है, प्रेरित करता है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए और एक प्रार्थना है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मैं आपके साथ दोहराऊँगा। वो प्रार्थना ऐसी है, क्लोज योर आईज, सबने आंख बंद कर ली? हे भगवान, आज यहाँ उपस्थित सभी डिओस को अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ एंड अच्छी स्ट्रेंथ टू रिक्रूट मोर देन 100 एजेंट्स मिले। हे भगवान, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं एजेंसी रिक्रूटमेंट को मेरे लाइफ की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी रखूंगा। मैं मेरे टीम के एजेंट्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह केयर करूंगा और मेरी मदर LIC की रिटायरमेंट तक ईमानदारी से सेवा करूंगा। राजेश जी, शुरू करें? यस यस, थैंक यू रंजन जी, बहुत ही बढ़िया था आपका प्रेयर, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, सो आज का स्टार्ट जो नाउ। टॉपिक है रिक्रूटमेंट। मेरा पहला सवाल है कि रिक्रूटमेंट क्यों करना चाहिए? तो उसका जवाब ही है मेरा कि दोस्तों, राजपुत्र सिद्धार्थ जो बाद में भगवान बुद्ध बने, उनकी स्टोरी सभी को मालूम है। राजपुत्र सिद्धार्थ को एक भगवान, एक पेड़ के नीचे उनको एक साक्षात्कार हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ था? कि आदमी जो जन्म लेने वाला है, वो बीमार गिरने वाला है, बूढ़ा होने वाला है और उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब सत्य समझने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सन्यासी बने। वैसे ही ऐसा ही सेम सत्य मुझे भी थोड़ा लेट समझा, लेकिन समझा, उसके बाद मैंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। वो सत्य क्या है? जो भी एजेंट को हम जन्म देने वाले हैं, वो बीमार गिरने वाला है, वो बूढ़ा होने वाला है और उसकी मृत्यु निश्चित। तो क्या अगर मैंने जिस एजेंट को जन्म दिया, तो क्या मैं उसके ऊपर डिपेंड रह सकता हूं? तो उसका जवाब है नहीं। ये अगर 3 चीजें होने वाली है, तो मुझे नए-नए एजेंट्स लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए रिक्रूटमेंट जरूरी है। मैं हमारी जर्नी के बारे में स्टार्ट करता हूं। फ्रॉम स्कूल डेज आई वाज एवरेज स्टूडेंट, बट आई वाज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का इसका मतलब आप ऐसे ले सकते हो कि कोई भी टीचर मुझे आके, उन्होंने क्लासरूम में से ज्यादा मुझे क्लासरूम से बाहर रखा। क्लासरूम से बाहर रखने से मेरे में एक एक अच्छी एक क्वालिटी डेवलप होगी कि थोड़ा टीचर से मतलब एवरेज स्टूडेंट था तो टीचर से थोड़ा डांट भी गिरती थी, तो उससे मेरी जो शर्म है वो मर गई। और एक अच्छे सेल्समैन को किसी भी चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए और किसी भी चीज का रिजेक्शन कितने भी आए तो दुखी वो नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे एक गुण उसमें से आ गया। मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी जब मैं कॉलेज में गया। तो एडिशनल 10 मार्क्स के लिए मैंने NSS ज्वाइन करना चाहा, लेकिन वो फुल हो गया था। तो मैंने फिर स्कूल वालों को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला हमारे एक एक्टिविटीज है जिसमें एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, और उसमें मुझे उन्होंने एडमिशन दे दिया। फिर बाद में उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप लीडर बना दिए गए हो, आप इस प्रोग्राम के लीडर हो, आप मैनेजर हो। तो मेरी जिंदगी की पहली लीडरशिप पोस्ट मैं खा या तो मेरी कुछ लीडरशिप नहीं आती थी। मैंने जाके उनसे झगड़ा किया कि मैम, मेरे में क्या आपको लीडरशिप दिख रही है? मैम, आपको मेरे में क्या लीडरशिप दिख रही है? तो वो बोले कि बेटा, लीडरशिप का तो हमें पता नहीं, लेकिन तू पहला आदमी है जिसने इस प्रोग्राम में एनरोल किया और हमारी मजबूरी है कि तेरे को लीडर बनाया हमने। मैं बोला यार सही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मुझे 3 दिन के प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी क्लब हाउस भेजा। वो लीडरशिप की ट्रेनिंग थी। वहां मैं उस लेडी से मिला, प्रोफेसर मिसेस नारंग। आज भी उस लेडी का मुझे नाम याद है, क्योंकि 93 की बात है।
लेकिन आज भी उस लेडी को भूला नहीं, क्योंकि उस लेडी ने उस 3 दिन में मेरे अंदर का शाइनेस, जब मैं खड़ा होता था ना बात करने को तो गला सूख जाता था, ऐसा लगता था कि चक्कर आ रहा है। लेकिन 3 दिन में उसने मुझे लीडर बना दिया। बोल्ड, डेयरिंग और लीडरशिप क्वालिटी वहां से मुझे आ गई। वापिस आ गया, मेरे अंडर जो ग्रेजुएट्स के लड़के थे उनको अच्छे से मैंने ट्रेनिंग दी और मुझे बेस्ट मैनेजर का अवार्ड मिला, मेरी जिंदगी का सबसे फर्स्ट अवार्ड। मैं खुश हो गया। उस अवार्ड के बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तब मैंने पहला जॉब मैंने यूरेका फोर्स में ज्वाइन किया। अभी जब मेरे को ये अवार्ड मिला तब मुझे एक बात समझ में आई, उसको मैं रिलेटेड एलआईसी से करता हूँ, कि आपका पास्ट रिकॉर्ड कितना भी खराब होने दो, क्योंकि मैं मेरे एरिया का सबसे टपोरी लड़का था एलआईसी कॉलोनी में। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं एलआईसी कॉलोनी में। हाँ, मैंने आपसे बोलना भूल गया कि पर्पस ऑफ माई लाइफ इन एलआईसी, मेरी पर्पस ऑफ लाइफ इन एलआईसी यही है कि मेरे फादर एलआईसी में थे, मेरे ग्रैंडफादर एलआईसी में थे। आज मेरे ग्रैंडफादर ज्वाइंड एज सब स्टाफ, रिटायर्ड एज अ सब स्टाफ। मेरे फादर ज्वाइंड एज अ सब स्टाफ, रिटायर्ड एज अ असिस्टेंट। नो डायरेक्ट ग्रोथ, नो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन सेल्स ऑफ एलआईसी। उन्होंने अपनी सेवा ईमानदारी से की। जब वो रिटायर्ड हुए तो एलआईसी का कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे फादर ने जब कभी किसी बड़े मैनेजर को चाय दी होगी, तो आज मैं वही मैनेजर के हाथ से जब अवार्ड लेता हूं, ट्रॉफीज लेता हूं, तो मुझे लगता है मेरे फादर मेरे साथ है वो अवार्ड लेने को। वो बोलते हैं, बेटा, इन मैनेजर को मैंने चाय दिया था, आज तू उनके हाथ से अवार्ड ले रहा है, तो मेरा नाम बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे ताकत आती है बात करने को, काम करने को, कि मेरा पर्पस ऑफ बर्थ इन एलआईसी यही है कि मैं मेरे पिताजी का, फादर का नाम रोशन करूं, उनके लिए मैं अवार्ड ले लूं। तो नो डाउट कितना पास्ट रिकॉर्ड खराब हो, लेकिन ट्रेनिंग से आदमी बदल सकता है। वो 3 दिन की ट्रेनिंग अगर मैंने ली और मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो कोई भी मीडियोकर एवरेज डेवलपमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग से अपनी लाइफ बदल सकता है। फर्स्ट जॉब था मेरा, जॉब था फर्स्ट यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स के बारे में आपने सुना होगा, टाटा की कंपनी है, सबसे बेहतरीन कंपनी। जॉब था सेल्समैन का, वैक्यूम क्लीनर बेचना हमारा काम था। सेल्स का कोई भी अनुभव नहीं, लेकिन मैं बोलता है ना, कुछ कुछ डिसीजन भगवान ऐसा लेता है कि वो आपको आगे फ्यूचर में यूजफुल होना होता है, इसलिए उसको वो आपके पास भेजता है। मैं सोचता था, क्या जॉब है यार, क्यों जॉब में करूं, मेरे को तो सेल्स में जाना ही नहीं। फिर भी कुछ जॉब नहीं मिल रहा था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे ट्रेनिंग में रखा। ट्रेनिंग कैसे, तो एक सीनियर के साथ ट्रेनिंग होती है और वो हमें डेमो कैसा करना सिखाता है। उसके साथ घूमने से अगर आपको सीखना है तो उसको रिस्पेक्ट देना है। तो ये चीज मुझे उस वक्त याद आई, मतलब जब मैं एलआईसी में आया, तो मुझे सीनियर डीओस को रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ अलग से एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, वो मेरे खून में थी, क्योंकि क्या, मैंने वहां ट्रेनिंग लिया था। तो फिर वो सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, वो अप्रूवल देने के बाद ही आप मार्केट में जा सकते हो। तो वो टेक्निक मैं मेरे एलआईसी में लेता हूँ। जब मेरा कोई नया एजेंट रिक्रूट होता है तो मैं सोचता हूँ, इसको हम क्या करते हैं कि नॉर्मल 2 प्लान सीखे और बोले जाओ तेरे रिलेटिव को एजेंसी लेके आओ, तेरे रिलेटिव की पॉलिसी लेके आओ, और उसको मार्केट में फेंक देते हैं। वो मैं भी करता, नो डाउट, कभी भी वो भी करना पड़ता है। लेकिन उससे क्या होता है, वो प्री मैच्योर्ड होता है और उसका काटना, कटना, मरना तय होता है, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं ज्यादा। तो क्यों ना, अगर ज्यादा ट्रेनिंग देके उसको किसी सीनियर के साथ 2-4 दिन रखने के बाद उसको मार्केट में उतारे, तो वो एजेंट लॉन्ग टर्म तक जीने का ज्यादा चांसेस होता है। ये मुझे यूरेका फोर्स से समझा। यूरेका फोर्स में मैं बोला ना, एवरी डे रिपोर्टिंग। यहाँ हम कुछ रिपोर्टिंग करते नहीं किसी को। डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब क्या है, फ्रीडम है, फुल फ्रीडम, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कभी मैं जाऊं कभी मैं आऊं। लेकिन वहां क्या था, एवरी डे रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग क्या, बात कम होती थी, गाली ज्यादा होती थी। वहां अगर एक बेस्ट सेल्समैन है तो उसको ईगो नहीं होता था, क्योंकि उसका ईगो कब उतार देंगे उसको मालूम नहीं। उसने एक दिन में अगर 4 मशीन बेची और 2 दिन आराम किया तो उसको बोला जाता था, ये फालतूगिरी बंद कर,
एवरी डे मशीन बनकर बेचना चाहिए। मैं सोचता था ये क्यों फालतू है? अगर मुझे 30 दिन में 30 मशीन बेची मैंने, तो मैंने क्या किया? मैं एक दिन में 30 मशीन बेचूंगा, 30 दिन आराम करूंगा। लेकिन मुझे आज उनका वो ट्रेनिंग याद आता है कि एवरी डे लड़ाई होनी चाहिए, एवरी डे सेल होना चाहिए। एवरी डे सेल होता है, उसका मतलब हम एवरी डे मार्केट में रहते हैं। तो उसके बाद यूरेका फोर्ब्स का जॉब छोड़ने के बाद मैं बहुत सी जगह जॉब किया, लाइफ स्ट्रगल बहुत थी। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं एलआईसी ज्वाइन किया। कुछ भी चीज मतलब फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन, क्योंकि एक जॉब पे मैं फेल्यूर ही था सब जगह। क्योंकि बॉस मुझे बोलता था तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। चलो मैं भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी विश्वास रखता है कि सच्ची में अपना जिंदगी में कुछ होगा क्या। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसका कुछ अच्छा लिखा होता है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं एलआईसी में ज्वाइन हुआ, रीजन था जॉब नहीं मिल रहा था कहाँ पे, जॉब की वैल्यू मालूम थी। जब मैं ट्रेनिंग में चला गया एसटीसी में, तो मुझे वहाँ बहुत से अच्छे फैकल्टीज आए थे, उन्होंने अच्छा सिखाया। वहाँ एक ऐसे ब्रांच मैनेजर आए थे जो जॉब छोड़ रहे थे और वो प्राइवेट में जा रहे थे। तभी 2002 में और 1 में प्राइवेट का बहुत हवा थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो जॉब है ना, वो सबसे इजी जॉब है बोले। डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब सबसे इजी है कंपेयर टू एलआईसी एजेंट। बोले क्यों? मैं पूछा क्यों सर? मुझे तो यही जॉब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बोले क्लाइंट के जेब से प्रीमियम पैसे के रूप में निकालना और बहुत कठिन है। लेकिन एक डेवलपमेंट ऑफिसर क्लाइंट के जेब में पैसा डालता है, कमाने को सिखाता है। तो कौन सा जॉब इजी है यार? पैसा उसके पास से लाना या उसको पैसा देना? तो बोला पैसा देना सबसे जॉब इजी है। तो बोला तेरा जॉब सबसे इजी है। तो वो एक मन में आया कि अरे अपना जॉब इतना इजी है, पैसा कमा के दे रहे। तो फिर वो मन में बैठ गया। उसके बाद एक फैकल्टी ने ऐसा बोला कि बाबा यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ से निकाले जाओगे तो जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जॉब मिलना मुश्किल है। तो वो भी एक दिल में बैठ गया, बाबा यहाँ से निकाले जाएंगे तो साला क्या लाइफ ही नहीं कुछ। मैंने बोला ना, मेरे फादर एलआईसी में, मेरे ग्रैंडफादर एलआईसी में, मेरी वेंस में एलआईसी का खून दौड़ रहा है। जैसे एक हर मनुष्य को हवा की जरूरत होती है, हवा के बिना जी नहीं सकता है, मैं वैसे एलआईसी के बिना जी नहीं सकता हूँ। बॉर्न एंड बॉटम इन एलआईसी कॉलोनी। एलआईसी मतलब अपने लिए माता पिता भगवान सब कुछ एलआईसी ही है। तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ यहाँ से निकाले नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो साला मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं निकालने की नौबत नहीं लाऊंगा और मैं सबसे बेस्ट काम करूंगा। हम ट्रेनिंग में थे, मैं भले एलआईसी कॉलोनी में पैदा हुआ, एलआईसी में पला बड़ा, लेकिन एलआईसी का एबीसी नहीं मालूम था। मुझे प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे बैचमेट्स थे दो जो पुणे से आए थे, मिस्टर आशीष बुराड़े और मिस्टर संतोष शेट्टी। संतोष, इनके पास अकोमोडेशन नहीं था, तो मैंने वो अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया। इससे मेरा फायदा यह हुआ कि मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा। और कहते ना, अगर संगत अच्छी हो तो जिंदगी में रंगत भी अच्छी आ जाती। तो मेरे को उनसे प्लान सीखने मिले और प्लान्स, और स्टार्टिंग में प्लान सीखता था लेकिन इतना समझ में कुछ भी नहीं आता था। अभी क्या हुआ, जब ये ज्वाइन करने के लिए मैंने एग्जाम दी थी और एग्जाम करने, अभी देखिए मैं आपसे भी यही बोलूंगा सबसे कि जब हम रिक्रूट होते हैं ना, वो प्रोसेस क्या होता है कि हम पहले अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम का कॉल लेटर हमको आएगा, उसकी गारंटी है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उनके जो सब क्राइटेरिया पास करता है उसको एग्जाम का लेटर आता है। एग्जाम का लेटर आने के बाद आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। आपके साथ एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, इंटरव्यू के लिए हजारों सिलेक्ट होते हैं, उसमें से बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लेटर आया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बहुत लोगों का हक मार के यहाँ सिलेक्ट हुआ हूँ। अगर मैंने बहुत लोग को पीछे छोड़ के सिलेक्ट हुआ हूँ, तो अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो उन बेचारों का शाप मुझे लगने वाला है कि मैंने उनका हक मार के उनकी जगह लेके, वो जो जगह उनकी थी वो मैंने लेके आज मैं एलआईसी में ज्वाइन हुआ। तो मुझे फिर अच्छा काम करना ही है। अगर मैं अच्छा काम नहीं किया तो बेचारे वो बेरोजगार हो गए मेरे वजह से, फिर उन पे अन्याय होता था। जब मेरे को लेटर आया तो मेरे को फिर भी, मैं बोला चलो अरे देखने तो जाते, लिस्ट लगा है। तो मैं योगेश में लेट लिस्ट देखने गया।
थर्ड फ्लोर पे कुछ या सेकंड फ्लोर पे लिस्ट लगी थी। मैं जाके देखने लगा, तो देखा मेरा नाम 16 हुआ है। 16 लोग ही सिलेक्ट किए उन्होंने ओपन कैटेगरी में। तो मैं बोला यार क्या नसीब है साला, सबसे आखिर में है। थोड़ा भी इधर-उधर हो जाते तो जॉब चला जाता था। तो फिर देखने लगा, तो देखा बाजू में एक लड़का खड़ा है, वो भी लिस्ट को देख रहा है। लेकिन उसके मुँह से लग रहा था कि वो नाराज़ है, थोड़ा-सा खफ़ा है। तो मेरे अंदर का डेवलपमेंट ऑफिसर तभी जाग गया। मतलब देखो क्या भूख है मेरे में। अभी सिर्फ लिस्ट देखने गया हूँ और बाजू में एक इंसान खड़ा है। तो मैंने बोला उसके कंधे पे हाथ रख के, दोस्त नाराज़ मत होना, अगर तेरा नाम नहीं लगा इस लिस्ट में, तो कुछ गम ना कर। तेरे को अगर पैसा कमाना है, तो मैं तेरे साथ हूँ। ये ले मेरा फ़ोन नंबर और तू एलआईसी एजेंसी ले। मेरे को अच्छा लगा मेरे बोलने के बाद। लेकिन उसने क्या किया, गुस्से से देखने लगा मुझे और मेरा हाथ ऐसे फटक से उसने फेंक किया और बोला क्या समझता है तू? मैं बोला क्या गलती होगी मेरी से? मैं भी टेंशन में आ गया, बोला क्या हुआ, कुछ बुरा बोला क्या? बोला तू सिलेक्ट हुआ है? बोला हाँ मैं सिलेक्ट हुआ। कितवां नंबर है? बोला 16वां नंबर है। बोला ये पहले नंबर पे देख कौन है? तो बोला मैं मिस्टर दानवे। बोला वो जो पहला नाम लिखा है ना वो मैं हूँ। तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे बात करने की? तो मैं बोला यार सॉरी भाई, गलती हो गई। लेकिन मेरी ये पहली रिक्रूटमेंट, मतलब ऐसा रिक्रूटमेंट किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया होगा कि पहला नाम देखते देखते बाजू वाले को पूछने का कि एलआईसी एजेंट होगा क्या। तब मुझे समझ में आया कि सामने वाला कुछ भी बोले, शर्म करने का नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट, मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है। वो अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो खुद का नुकसान कर रहा है। तो मैंने तब से कभी भी किसी के बुरा नहीं माना, रिजेक्ट करने दो, कुछ भी करने दो, मैं अपना बात कहता गया, कहता गया, कहता गया। ट्रेनिंग होने के इससे मैं एक ही मेरा मेरे मेरे जो छोटे भाई है उनको एक ही संदेश है कि दोस्तों, जब हम सोचते हैं 100 एजेंट करना चाहिए, 200 एजेंट करना चाहिए, इतना आईबी लेना चाहिए, तो मेरे उन लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी चंद लाइनें, 2-3 लाइनें हैं। वो ये है, सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मन चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। आप कितना भी सोचे कि मेरा 100 एजेंट होगा, मेरे को इतना आईबी मिलेगा, इतना प्रीमियम होगा, नहीं होगा दोस्तों। मेहनत करना, और स्टार्टिंग तो एक एजेंट से ही होती है। किसी भी 100 एजेंट करने वाले, 200 करने वाले डीओ की स्टार्टिंग तो पहले एजेंट से ही हुई होगी। तो जितना भी हम करेंगे, एक-एक एजेंट जोड़ते जाइए, 100 एजेंट ज़रूर होंगे। तो उसके बाद हम जब ट्रेनिंग में स्टार्ट हुए, 3 महीने हमारा 3 महीने तक ट्रेनिंग चला। 3 महीने चलने के बाद 3 महीने तक चलने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ कोई एजेंट भी आया है। प्लीज़ एजेंट होगा तो कोई प्लीज़ रिमूव हो जाओ। ये सिर्फ़ डीओ के लिए ट्रेनिंग है। तो कोई एजेंट होगा, तो मुझे लग रहा है ऐसा फेस से कि कोई एजेंट भी शामिल हो गए हैं, तो प्लीज़ आप रिमूव हो जाइए। गलती से कोई आए होंगे तो। प्लीज़ क्योंकि ये ट्रेनिंग सिर्फ़ डीओज़ के लिए है और डीओज़ के लिए ही है। नाम नाम पता है आपको? नहीं अ, है, नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, बसंत विश्वकर्मा है और कौन है क्या? नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है। है बसंत ना, बसंत विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है और कोई होगा तो प्लीज़ निकल जाओ। हाँ, नहीं, वो ठीक नहीं है, कोई आएँगे। बात नहीं, जाने हाँ, दो, ये कंटिन्यू ट्रेनिंग सिर्फ़ ये सिर्फ़ मीटिंग सिर्फ़ डीओज़ के लिए है। तो रखो, कंटिन्यू। हाँ, तो दोस्तों दोस्तों आपको मेरे साथ बात करते हुए मज़ा आ रहा है? यस, यस। प्लीज़ बोलिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा-सा कि आप में से किसी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, कि रिस्पॉन्स मिलता है तो वहाँ अच्छा लगता है। आप चैटिंग यस, भी यस। कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, 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 रंजन। हाँ, हाँ, या तो दोस्तों ट्रेनिंग अच्छा चल रहा था, मैं सीख रहा था। ट्रेनिंग के बाद हमको ब्रांच मिला, सबको मिला होगा। आपको देखो मैं आज बोल रहा हूँ ना, तो आपको अपना प्रोबेशन याद आया होगा, सबको प्रोबेशन याद है। तो ब्रांच मिला, ब्रांच अच्छी मिलने के लिए हमने बहुत ये किया, बहुत दबाव डाला। मैं फादर को बोला मुझे घर से नजदीक की ब्रांच चाहिए। देखो क्या मेंटालिटी रहती है हमको, हमको मालूम ही नहीं कि डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब बहुत हार्ड वर्किंग है, और हम बोलते हैं घर से नजदीक की ब्रांच दो, 3-4 मिनट के ऊपर ब्रांच, मतलब मैं ऐसे चलूं तो ब्रांच में पहुंचना चाहिए। तो मैंने मेरे फादर को भी बोला मुझे सबसे नजदीकी ब्रांच दो। बोले ठीक है मैं ट्राई करता हूँ।
लेकिन ब्रांच मिली घर से 5 किलोमीटर दूर, कांदिवली। कांदिवली ब्रांच में कभी उतरा, कांदिवली स्टेशन पे कभी उतरा नहीं। फिर ब्रांच देखने गया। ब्रांच देखने गया तो वो ब्रांच इतने अंदर थी कि मैं चल चल के थक गया। पूछ के लोग बोलते यही है। और अंदर गया तो एलआईसी की ब्रांच जैसे टिपिकल होती है, एक मिल का कंपाउंड होता है, था वो, जैसे बहुत खंडर था वो, उसमें वो ब्रांच। फिर मैं थोड़ा ये हो गया कि नहीं, मैं फादर को बोला भी ये ब्रांच नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बोले मैं कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं और ये ब्रांच मुझे मिल गई। तब मैंने जिंदगी का पहला सबक सीखा, जो चीजें को हम चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने उस ब्रांच को मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि और प्यार करने लगा उस ब्रांच को। बोला यही ब्रांच मेरी अभी जन्मभूमि है, मेरी माँ ये ब्रांच है, तो मैं इसमें ऐसा काम करूंगा। और मैं स्टार्ट हो गया काम करने। गधे जैसा मेहनत और कुत्ते जैसा दौड़ना और कौवे जैसे काव काव, पूरे जानवर अंदर घुस गए मेरे। ये आपके साथ भी हुआ होगा। जब हम स्टार्टिंग में होते हैं प्रोबेशन पे तो इतनी मेहनत करते हैं, तो मतलब देखते नहीं, सब जानवर घुस गए। हमें 6 मंथ्स का एडियोशिप, 1 ईयर का प्रोबेशन, ऐसे टोटल 1 ईयर 6 मंथ्स मिले। इससे एक फायदा क्या है हुआ कि जब आदमी को सीखने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर उसको कम वक्त में तैयार करे तो उसको प्रीमैच्योर बेबी बोलते हैं। प्रीमैच्योर बेबी स्ट्रांग नहीं होता है। तो मुझे ज्यादा वक्त मिला। 6 महीने में उनका टारगेट था 15 एजेंट्स, मैंने 30 बनाए। मेरे पूरे बैच ने 30 बनाए। आज मेरे बैचमेट्स यहाँ होंगे। मैं आज हमारे बैच के बहुत से लोगों का नाम सुनने आता है, जैसे महेंद्र बोराटे है, सूले है, बहुत से लोग का नाम सुनने आता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे। तो मैं हमेशा उनसे प्रेरित होता मेरे बैचमेट से। तो जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमारे सामने दिक्कतें बहुत होंगी। आज जो नए बच्चे हुए हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आपको जो दिक्कतें है वो हमारे टाइम बहुत ज्यादा थी, ऐसे नहीं, आपकी दिक्कतें भी सबसे ज्यादा है। लेकिन जब भी कोई ज्वाइन करेगा उसको दिक्कतें ज्यादा ही रहेंगी। कभी भी किसी को आसानी से ना प्यार मिला है, ना पैसा मिला है, ना शोहरत मिली है। तो आसानी से जो मिलती है वो होती है गरीबी। आसानी से जो मिलती है वो होती है भूख। आसानी से मिलती है वो, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना वही है कि दोस्तों हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे सामने पहला था स्ट्रगल, एजेंट रिक्रूट करना। वो हम सीख गए, हमने लोगों से बात किया। दूसरा था ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग 3 मंथ्स की थी। मतलब कैसे, तो 100 आवर्स की ट्रेनिंग, फिजिकल जाना पड़ता था। तो हमको वही दिक्कत है कि लोग वहां बैठते नहीं थे, फिर मस्का मार के उनको वहां बैठना पड़ता। देखिए अभी एजेंट, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं, एजेंट रिक्रूट कैसे करें। फिर भी जाके पूछते थे और जो मिला उसको पूछते थे। जो भी हमारा गाँवठी तरीका हो, हमारा बुरा तरीका हो, हमारा अच्छा तरीका हो, हमें मालूम नहीं था। तो हमें क्या करता था, हम उसमें घुस जाते थे और हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया। अभी क्या हो गया, उन्होंने टारगेट दिया था 360 लाइव्स और 20 एजेंट प्रोबेशन पे, नए एजेंट एडियोशिप में जो बनाए वो चले गए। अभी 20 एजेंट करने तो मुझे आसान लग रहे थे, क्योंकि हमको मेरी बैच जो थी वो हर ट्रेनिंग में 5 से ज्यादा ही भेजते थे और हमारे में कंपटीशन लगा था कि कितने एजेंट कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जो भी एजेंट बनाए वो सब केजी के बच्चे थे और नर्सरी के बच्चे अपने अपने मन से टॉयलेट नहीं जा सकते, उनको कोई हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है। तो वो ये मेरे एजेंट 360 लाइफ क्या करेंगे। और मैं भी केजी नर्सरी ऐसे ही आदमी जिसको कुछ मालूम ही नहीं। टेंशन बहुत ज्यादा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। हमने सोचा जो होगा होगा, पहले एजेंट तो रिक्रूट करें, बिजनेस बाद में देख लेते हैं। और दोस्तों अपनी एक मुंह मैं बोला अपॉर्चुनिटी सामने से सिर्फ 1 मिनट के लिए आती है। वो मुझे तब पता चला जब मेरा एक दोस्त था विक्रम, मेरे साथ जो बैंड्रा ब्रांच में था। तो हम दोनों हमेशा साथ में मिलते थे। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही एलआईसी के कैंटीन में बैठे थे और फिर वहां से नाश्ता करके हम निकले। जैसे एलआईसी के डिवीजन ऑफिस से थोड़ा बाहर आए तो सामने से 2 लड़कियां कॉलेज की रहेंगी, क्योंकि उनके पहनावे से कॉलेज की लड़कियां लग रही है। वो सामने से आई, विक्रम कुछ बोलने वाला था, तब मैंने उसको बोला और हमको पास करके चले। मैं बोला विक्रम 2 मिनट रुक, मैं जाके आता हूँ। बोले कहाँ जा रहा है। मतलब 2 मिनट रुक, मैं कैंटीन में कुछ भूल गया।
मैं भाग के वहां से निकला और मैंने वो लड़कियों को क्रॉस करके वापस अपोजिट साइड चलना शुरू किया। मैंने अपोजिट साइड चलने का नाटक किया और वो लड़की को जानबूझ के मैंने सामने रुका और बोला कि मुझे लग रहा है आप कुछ ढूंढ रही है, तो मैं यहाँ हेल्प यू। तो बोली हाँ मुझे हेल्प चाहिए, मुझे एसएसएस डिपार्टमेंट कहाँ है देखना है। बोला एसएसएस डिपार्टमेंट यहाँ है पार्ला में, और क्या काम है। तो बोले ऐसे ऐसे मुझे कुछ रिवाइवल करना है क्या, ऐसे कुछ। बोला ठीक है, आप कुछ पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्टेड है क्योंकि आप यंग हो, अभी पढ़ाई के साथ आपको कुछ काम करना चाहिए। हाँ मेरे फादर बोल रहे थे कि एजेंसी ले लो। बोला वाह वेरी गुड। बोला आप 2 मिनट टाइम है, चलो मैं उनको कैंटीन में लेके गया। कैंटीन में उसको मैंने समझाया, फॉर्म निकाला, हम फॉर्म बीम सब लेके घूमते थे। हम ऐसे डॉक्टर थे कि इंजेक्शन ऑपरेशन का सब सामान लेके घूमते थे साथ में, इतना बड़ा वो बैग था। फिर हमने फॉर्म निकाला, भर दिया। अभी एक दिक्कत आ गई, उसका एज था वो 3 मंथ्स कम था, 17 ईयर्स 9 मंथ्स। तो बोला क्या नसीब है यार, इतना मेहनत किया, वो विक्रम बाहर गाली देता होगा, अभी करूँ क्या। फिर बोला ठीक है, आप 3 महीने के बाद मुझे मिलिए, और मैं उनको भेज दिया। मैंने भूल गया था उनको कुछ। ये 3 महीने बाद उनका फोन आया, वो मेरी ब्रांच में आई, उन्होंने एजेंसी ली, और मैंने क्या बच्ची क्या करने वाली है। लेकिन उसने उसके फादर के मदद से 70 लाइव्स किया उसने। वो जो 360 लाइव्स करना था मुझे, उसका 20% टारगेट ये लड़की ने कर दिया। तो देखो एक, और वो अपॉर्चुनिटी मुझे सिर्फ एक आधे मिनट के लिए दिखी। अगर मैं आधा मिनट भी अगर वहां कुछ नहीं जाता था पीछे, तो एजेंसी किसी दूसरे को मिली होती। दोस्तों तब इतना ये था कि साला पत्थर में भी एजेंट दिखते थे। मुझे तो लगता है मेरे बैचमेट्स पत्थर को भी पूछते होंगे, भाई तू 12वीं पास है, तू एजेंसी ले सकता है। इतना वो बुखार था सर पे। तो वो अभी 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 इमेजिन करता हूं तो बचपना लगता है, पागलपन लगता है। दोस्तों ब्रांच में था, दिक्कतें कम नहीं हुई थी, बैठने को टेबल नहीं। हम आज बहुत कंप्लेंट करते हैं, वाईफाई बराबर से नहीं है, मोबाइल बराबर नहीं। वहां क्या था, ऑफिसर तो बन गया लेकिन बैठने के लिए टेबल नहीं। हर टाइम वो भीख मांगना पड़ता था, मैं आज आपके टेबल पे बैठूं। सीनियर्स लोग भी बहुत अच्छे थे, संभाल के लेते थे, फिर वो भी कितना बेचारे करे मेरे लिए। तो फिर क्या हुआ, नसीब वहां भी साथ दिया। मेरी एक कलीग थी चेतना राणे करके, वो प्रेगनेंसी लीव पे चली गई। अभी वो चली जाने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे आपका टेबल पार्ट टाइम बैठने के लिए मिल सकता है 1-2 घंटा। बोले ठीक है श्योर ले लो आप। मैं उस उनका वो टेबल था ना, वो ब्रांच के एंट्री पे था। अभी देखिए दोस्तों, ब्रांच के एंट्री पे टेबल था, मैं वहां बैठा था, लेकिन मैंने वहां उस टेबल पे बैठ के मैं जो भी आता ना उसको अटकाता था और उसको पूछता था मे आई हेल्प यू, आपको एलआईसी में क्या सेवा चाहिए, मैं आपको अच्छी से सेवा दूंगा। तो उनका कुछ ऑर्फन कस्टमर होते, तो मैं ऑर्फन कस्टमर होते तो मैं उनको एजेंसी कैनवास कर दूं। और एजेंसी कैनवास के बाद अगर इतनी अच्छी सर्विस मिल रहे हैं तो कौन डीओ छोड़ेगा। तो उन्होंने मेरे से 15 एजेंट, मैंने 10 से 15 एजेंसी मैंने उस टेबल पे बैठ के की, क्योंकि मुझे 5 या 6 महीने का स्पैन मिला उस टेबल पे पार्ट टाइम। फिर मैंने झगड़ के खुद का टेबल ले लिया। लेकिन दोस्तों मैंने बोला ना, जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, उस चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो और प्यार करना सीखो। वो मैं वहां सीखा। उसके बाद जहां भी जाते थे हम एजेंट रिक्रूट, मैंने टेलीफोन की लाइन में से एजेंट रिक्रूट किया, चलती हुई शेयर ऑटो में से एजेंट रिक्रूट किया। शेयर ऑटो में क्या करना है, बाजू वाले को सिर्फ पूछना है कि बाबा रे वो कौन सा फलाना स्टेज जगह है, वो कब आएगा, तो मुझे बता सकता है वो जगह कब आएगा। बातचीत शुरू हो गई, तो बस फिर वो 4 मिनट में हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अपने एजेंसी के लिए कन्विंस कर सकते हैं। सिर्फ बातचीत शुरू होना चाहिए। मैंने तो एक एजेंसी मतलब एक आदमी से पार्ला में टेलीफोन लाइन में बिल भरने आया था। सिर्फ मुझे उसने पूछा ये भीड़ क्या है की है जो ट्रेनिंग सेंटर से निकल रही थी। मैंने बोला आपको मालूम नहीं। बोला एलआईसी की स्पेशल एक एलआईसी की स्पेशल भर्ती, मतलब जिसको रिक्रूटमेंट में आई है, जिसमें आपको जॉब मिल रहा है एलआईसी में। आप 35% सिर्फ कमीशन पे जॉब है, सैलरी नहीं है, लेकिन एलआईसी के साथ जुड़ने को मिल रहा है। बोला ठीक है मुझे भी जुड़ना है। मैं बोला कहाँ रहते हो, तो बोला पार्ला में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, मेरी ऑफिस से कांदिवली, लेकिन मैंने उसको स्पेशल जॉब। मैं बोला क्या रही, लेकिन आज लास्ट दिन है। देखो सेल्स में आपको फोर्स करना है ना, तो आज लास्ट दिन बोलना चाहिए कभी भी, क्योंकि लास्ट दिन होता है तो ही आदमी क्योंकि बिल भी उसी दिन भरने आया होगा कि उसका टेलीफोन का आखिरी दिन होगा। तो बोला क्या वो करना पड़ेगा। मतलब तू अगर 2-3 घंटे में घर जाके
तेरे के सब डॉक्यूमेंट्स लेके आता है तो मैं तेरे को फिर LIC में एज अ LIC मैं भर्ती करवा दूंगा। वो एजेंसी होगी। मतलब दोस्तों, अगर आपकी विल है तो आपसे कुछ भी हो सकता है। अभी 2003 के बाद कंफर्म हो गया, लेकिन उस टाइम मैंने जब गिना, मैंने स्पेशली मेरे प्रोबेशन के एजेंट गिने। वो एजेंट हुए थे टोटल 57 एजेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक साल में हमने 57 एजेंट्स किए। फिर उस टाइम मुझे IB भी मिला, तो IB मिला तो बहुत खुश हो गया। तो सेल्स वाले ने बोला कि अरे तुमको IB भी है। बोला कितना है? तो कुछ थाउजेंड्स में था। बोला ले मेरे लिए तो बोनस है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर वो IB लेके मैं और काम करने लगी। मैं जब डिवीजन ऑफिस गया था तो हमारे मीर भाई लोखंडवाला जो जोनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बोले रंजन तुम कंफर्म हो गया? बोला हाँ। तो कितना किया प्रीमियम? बोला 10 लाख शेड्यूल प्रीमियम। 10 लाख शेड्यूल प्रीमियम। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मुंह एकदम ऐसा करके बोला सिर्फ 10 लाख? तो मैं बोला मेरे भाई ये 10 लाख करने में मेरे पसीने छूट गए, मेरी पूरी हालत खराब हो गई। तो आप बोलते 10 लाख? बोले नहीं इससे कम ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे NFID का एक लेटर, एक बुक दिया जिसमें IB का कैलकुलेशन था। तो मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सच्ची में कम है। उसके बाद 2004 में स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक LIC की स्ट्राइक बहुत पुराने लोगों को मालूम हुआ कि LIC का स्ट्राइक हुआ था जब हमने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया था। तो मैंने भी रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, हथियार डाल दिए। 1 साल तक ऐसे ही घूमने के बाद एक जिंदगी में सीखा, जब आप किसी अच्छी राइट ट्रैक पर होते हो और आपका ट्रैक जब चेंज हो जाए, अगर आपका ट्रैक चेंज होने जाएगा तो वापस ट्रैक पे आने के लिए मुझे 2 से 3 साल लगे। रिक्रूटमेंट के ट्रैक पे आने के लिए वापस 2 से 3 साल लगे। दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक सवाल पूछता हूं, हम जब हमारी एजेंसी फोर्स देखते हैं तो उस एजेंसी फोर्स में क्या होता है कि पार्ट टाइम और फुल टाइम एजेंट रहते हैं। जिसके पास फुल टाइम एजेंट ज्यादा तो उसका बिजनेस ज्यादा। लेकिन मैं बोलता हूं कि हमारे डीओ में भी 2 होते हैं, एक फुल टाइम डीओ, एक पार्ट टाइम डीओ। अभी पार्ट टाइम डीओ क्या करता है? तो पार्ट टाइम डीओ जो मैं करा किया 2005 से लेकर 2007 में, तो क्या किया मैंने? तो मैंने क्या किया? रिक्रूटमेंट बंद किया। उसके बाद मैं ऑफिस में जाता था, चाय भी पीता था, किसी की भी टेबल पे जाके बैठता था, गॉसिपिंग शुरू। अपन तो क्या डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, अभी तो कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर है, कौन अपने को क्या बोल सकता है। चाय पीने के बाद गॉसिपिंग शुरू, फिर थोड़ा इधर उधर काम किया। एजेंट कुछ चेक लेके आया तो वो लाइन में जाके भरना है, क्योंकि असिस्टेंट था, असिस्टेंट बाद में रखा मैंने। चेक लेके आया तो ब्रांच में जाकर लाइन में जाके भरना है, उसका पेपर्स कंप्लीट करना है। तो ये सब चीजें मैंने पार्ट टाइम डीओ जैसे की। तो आज कभी भी ये चीजें करते हुए कोई दिखे, टाइम पास करते हुए ब्रांच में, तो सोचने का वो रंजन जैसा पार्ट टाइम डीओ है, फुल टाइम डीओ नहीं है। फुल टाइम डीओ क्या करता है? तो वो रिक्रूटमेंट करता है, वो लोग एजेंट्स को ट्रेनिंग देता है, उनका काम नहीं करता है जो क्या बोलते हैं चेक बिक भरने का। तो वो काम वो जरा भी नहीं करता है। वो सिर्फ प्रोडक्टिव क्वालिटी काम करने वाला डीओ, मतलब फुल टाइम डीओ। आपको मेरा कंसेप्ट पार्ट टाइम फुल टाइम का अगर पसंद आए तो ठीक। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको मैं जो चीजें बोल रहा हूँ अच्छी लगे तो आप घर ले जाना, और बुरी लगे तो बस यही मेरे को वापस दे देना, क्योंकि मैं वो वापस समेट लूंगा। लेकिन प्लीज 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 नाराज मत होना। तो दोस्तों, उसके बाद 2007 में मेरी शादी हो, मतलब अभी शादी के लिए मैं तैयार हो गया। पिताजी बहुत पीछे लगे, जब 26 साल में जब डीओ बना तो बोले शादी कर लो, ये बोला नहीं मुझे कुछ करियर करना है, ये करना, हैप्पी गो लकी। और ये डीओ बनने के बाद ना आप अपना प्रोबेशन याद करो, सच्ची में शादी करने जैसा लगता है क्या? इतना प्लेजर होता है वो डीओशिप में, इतना मजा आता है, इतना मान सम्मान मिलता है, इतने सब कुछ क्या बोलते हैं, आप सिर्फ इमेजिन करो। तो कौन शादी करेगा फिर? तो मैं बोला कि 2007 में फिर मैं बोला चलो अनाउंस किया शादी करने की। तो मेरे फादर को बोला कि मुझे शादी करना है। वो भड़क गए मेरे पे, बोले बहुत जल्दी बोला, तेरा एज कितना हुआ? बोला 32। बोले ये शादी में कौन, ये एज में शादी क्या करेगा तू? बोला करूंगा ना अभी, और मेरे से शादी कौन नहीं करेगा, मैं LIC का डीओ हूँ, अच्छा दिखता हूँ, तो करूंगा शादी। तो मैंने बायोडा बनाया। बायोडा बनाने के बाद मैंने बहुत बायोडा सबको सेंड किए, वहां मेरी अकड़ उतर गई। अरे रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, क्यों? मुझे समझ में आया कि जब हम बायोडा या SMS एजेंसी का भेजते हैं और शादी का बायोडा भेजते हैं, तो आप पहला देखते हैं एज कितना है। तो एज 32, तो बोले रिजेक्ट, वही रिजेक्ट। वैसे ही मैं वो समझ में आया
कि 1-to-1 एजेंसी कैनवास करना और मास रिक्रूटमेंट में यही फर्क है। जब हम 1000 एसएमएस भेजते हैं तो वो आदमी हमको देखा नहीं होता है, हमने उसको देखा नहीं होता, तो इजीली हमको रिजेक्ट करता है। लेकिन 1-to-1 रिक्रूटमेंट में, 1-to-1 कैनवासिंग में हम उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, हमारा स्किल उसको दिखाते हैं और वो भी तैयार होता है, उसकी नीड होती है तो एलआईसी एजेंसी हो जाती है। तो वैसे ही मैं शादी के लिए जब 32 में एज में तैयार हुआ तो और मुझे एक सत्य समझ में आया। जब एज ज्यादा होता है तो वाइफ यही सोचती है कि ये आदमी का एज ज्यादा है, ये कितना साल तक मुझे खुश रखेगा और वो कितना साल तक मेरा साथ देगा। वैसे ही जब हम ओल्ड एज में रिक्रूटमेंट करने जाते हैं, अब आप आफ्टर 45 और 50, तब एजेंट का हम जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो एजेंट भी हमारा इंटरव्यू लेता है। वो क्या सोचता है, अगर ये आदमी अभी 50 में रिक्रूट मुझे करेगा या 55 में मुझे रिक्रूट करेगा, तो ये मुझे कितने साल तक सर्विस देगा। तो मुझे ये समझ में आया कि जो चीजें नेचुरल टाइम पे होनी चाहिए वो तो नेचुरल टाइम पे ही होनी चाहिए। शादी अगर 21 से 26 साल में या 27 साल में होनी चाहिए तो वो तभी होनी चाहिए। अगर हम लेट करेंगे तो हमको रिजेक्शन ज्यादा मिलेगा। वैसे अगर हम लेट रिक्रूटमेंट एजेंसी का शुरू करेंगे तो एजेंट भी वही बोले। मुझे तो 2-3 जगह इसलिए एजेंसी मिली कि मेरा एज कम था और उसने बोला आप ज्यादा मुझे सर्विस देंगे। उसने 1-2 एजेंट डीओ से बात कर चुका था। तो एक लेट एजेंसी रिक्रूटमेंट हम जब करने जाते हैं तो एक डिसएडवांटेज होता है। हाँ, अगर आप माने ना माने, लेकिन मुझे अनुभव आया है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अभी शादी हो गई तो मेरा फोकस है ना वो एलआईसी पे से हट गया। तो हमारा भी सेम होता है। जब हमें अदर प्लेजर्स मिलते हैं ना, अदर जब कुछ अच्छा मिलता है ना, तो हमारा एजेंसी पे से फोकस हट जाता है। जब एक एमडीआरटी एजेंट मिलता है ना, तो हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम रिक्रूटमेंट को भूल जाते हैं। तो मैं भी भूल गया एलआईसी को, 6-7 महीना 8 महीना एलआईसी भूल गया। फिर 2 साल के बाद मुझे बेटी हो गई। बेटी मेरी गुड लक लेके आई और अच्छा बिजनेस। लेकिन उससे पहले 1-1.5 साल पहले एक दिन मेरी वाइफ मुझे गुमसुम सी बैठी दिखी। तो मैं बोला क्या हो गया? बोला नहीं जान दो, तुमसे बोलूंगा तो तुम गुस्सा हो जाओगे। तो बोलो। तो बोली मेरी वाइफ की आंटी है, वो बोली कि शादी को 1 साल हो गया, अभी तो कुछ गुड न्यूज नहीं है। क्या हमारे दामाद में कुछ कमी है? जमाई में हमारी कुछ कमी है क्या? तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। बोला ऐसा कैसे? फिर मैं थोड़ा उस रात में जब सोया तो मैं सोचा कि यार क्या चल रहा है ये सब? मतलब लोग क्या-क्या बात करते हैं? ऐसे क्या बात करते हैं? तो जब भी आज भी जब भी मैं 1 महीने में 1 एजेंट पैदा नहीं करता हूँ और मैं 1 महीने में एक रिक्रूटमेंट नहीं करता हूँ, तब मेरे कानों में वो मेरी वाइफ की आवाज गूंजती है कि क्या मेरे हस्बैंड में जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसमें कुछ कमी है क्या? वो एजेंट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों, मैंने ऐसे मेरे साथी लोग देखे जो 1 साल से एजेंट रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, 2 साल से एजेंट रिक्रूट नहीं कर रहे। तो क्या वो उनके लिए वही वर्डिंग जो मुझे मेरे वाइफ की आंटी ने बोला था कि क्या मेरे जमाई में कुछ कमी है, तो वही वर्ड्स उनके लिए भी कोई बोलता होगा कि क्या इस डेवलपमेंट ऑफिसर में कुछ कमी है, इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो मैं आज भी फिर वो मैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा वो पुरुषत्व को एक कुछ ठेस पहुंच जाती है। तो इसलिए वो सबसे बड़ा एक रीजन है रिक्रूटमेंट के पीछे। उसके बाद पोस्ट बदल गई, मैरिड से बैचलर से मैरिड हो गया। तो पोस्ट जब भी हमारी पोस्ट बदलती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो मैंने क्या किया, अभी काम धंधे पे वापस फोकस और रिक्रूटमेंट में 1-to-1 रिक्रूटमेंट ज्यादा करता था, क्योंकि मैं वो बिलीव करता था। लेकिन मेरे बोला नहीं होगा, मास रिक्रूटमेंट करना चाहिए। तो मास रिक्रूटमेंट के लिए मैंने क्या किया, अभी क्या होता है आदमी डर जाता है। चला डेवलपमेंट ऑफिसर ना, मतलब मेरे जैसा डेवलपमेंट ऑफिसर तो थोड़ा डरपोक ही है। अकेला क्या एक्टिविटी करूं, किधर जाके रास्ते पे खड़ा रहूं, 4 लोग दिखेंगे। तो मैंने 2-3 लोग और तैयार किए और हमने पहला स्टॉल हमारे ब्रांच के मिस्टर रोकड़े करके थे, उनके लड़के के कॉलेज में डाल दिया। अभी देखो जब हम पहली कुछ चीजें करने जाते हैं ना, तो गलतियां बहुत होती है। हमने ऐसे कॉलेज में स्टॉल डाला जो जूनियर कॉलेज, 11 12 पास भी नहीं हुए, वो आके नाटक करने लगे, मस्ती करने लगे, हमने स्टॉल बंद कर दिया। हमने पैम्पलेट प्रिंट किए थे, वो पैम्पलेट हमने रोड पे बांटे पैसा देके। अभी रोड पे पैम्पलेट बांटने के बाद कुछ
लीड्स आई, लीड्स हमने बांट ली, उसमें से मुझे एक लीड आई, मैं खुश हो गया, चलो जिंदगी में पहली मास रिक्रूटमेंट की एक लीड आई। तो मैं, वो आदमी मुझे फोन करता था, हेलो सर मुझे एजेंट्स लेना है, बोला हाँ ले लो, तो क्या क्या लगे, मैंने फोटो वीटो सब लगे, तो एक महीना तो उसमें चला गया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चाहिए, कि पर्दा ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कि कपड़ा ब्लैक एंड व्हाइट डालना है, उसमें उसने मेरा एक महीना ले लिया। उसके बाद बोला मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में लाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स लेके आया तो बोला पैसा नहीं है मेरे पास। अभी दूसरा कोई होता ना तो उसको भगा डालता था, बोले क्या फालतू आदमी है तू, चल निकल यहाँ से। लेकिन मेरा क्या दोस्तों, मेरा ना अलग थोड़ा, मैं होप ज्यादा रखता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं सोचता हूँ 70% वाले को कोई भी 90% पे लेके जाएगा, लेकिन 25% मिलने वाले को 20% लेने वाले को पास कराना बहुत मुश्किल चैलेंज है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। बोला चल चैलेंज एक्सेप्ट किया, बोला तेरे पास पैसा नहीं है मैं तेरे को लोन देता हूँ, उसको लोन दिया। उसने बोला, मैं बोला तू लोन चुकाएगा कैसे, लेकिन बोला मैं काम करके चुकाऊंगा। तो मैं बोला एक तो काम करने वाला लगता नहीं है, पैसा डूब जाएगा मेरा। तो बोला तू एक काम कर, तू तेरे जैसा और एक दोस्त लेके आ एजेंसी को, तो मैं लोन तेरा माफ कर देता हूँ। तो बोला सच में, उसके आंखों में चमक आ गई, बोला सच में, बोला हाँ ऐसी है सिस्टम है हमारे पास। तो वो चला गया, 10 दिन के बाद एक आदमी को लेके आया, बोला इसको एजेंसी लेना। तो मैं उसको बोला ठीक है ले लो, फॉर्म भर दिया। फिर मैं बोला और भी लेके आना, मेरी भी लालच बाहर आ गई, बोला ये एक लेके आया है और भी लेके आ सकता है। बोला तू और एक लेके आना, बोला और एक लेके गया, मेरा लोन तो हो गया। बोला नहीं नहीं और भी दूंगा ना तेरे को मैं गिफ्ट। बोला ठीक है आप गिफ्ट भी देते हैं, बोला हाँ देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने एक कागज पे लिखा 12वीं पास लड़के लड़कियां चाहिए, क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं था, और जाके बस स्टॉप पे चिपकाता था, हर बस स्टॉप पे जाके वो चिपकाता था 12वीं पास लड़के लड़कियां चाहिए। और उसको बहुत रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि इंडिया में बेरोजगार लोगों की कमी नहीं, सिर्फ हम ढूंढते नहीं है, हम ढूंढते, हमारे पास वो चश्मा नहीं है जो उस बेरोजगार को ढूंढे, वो आइडियाज नहीं है वो जो उनको अट्रैक्ट करे। इस पास थी, उसने अट्रैक्ट किया, तो खुश हुई, मेरे को मेरे पास बहुत लोग आए, बोला ठीक है वेरी गुड, तो आप अपना प्रॉमिस रखना। बोला हाँ। लेकिन क्या हो गया कि सडनली वो मतलब जमीन पे आया, क्योंकि वो जो लड़के लोग आते थे जॉब के लिए आते थे, वो तो सबने रिजेक्ट किया उसको। फिर वो गुमसुम होके आया, बोला ये जॉब इतना आसान नहीं है, रिक्रूट बोलते हैं एजेंट लाना आसान नहीं है। मतलब क्यों, नहीं नहीं साहब आप थोड़ा पेमेंट बढ़ाओ। बोला क्यों, नहीं पेमेंट बढ़ाओ इजी नहीं है। तो बोला ठीक है पेमेंट बढ़ा के करेगा क्या, नहीं और 50 एजेंट देता हूँ आपको। बोला बोला 50 एजेंट, अरे पागल हो गया, इसलिए मैं अभी तक कर नहीं पा रहा हूँ, तू कहाँ से देगा, नहीं मैं देता हूँ, आप सिर्फ पेमेंट रखना। बोला ठीक है। उसने क्या बोला क्या करेगा तू, तो बोला मैं पैम्पलेट प्रिंट करूंगा, वो खुद भी आया पैम्पलेट से आया था, तो मैं पैम्पलेट प्रिंट करूंगा और ऐसा बांटूंगा ना कि 50 लोग तो आने ही चाहिए। बोला ठीक है जा बाबा, उसको मैंने बोला, निकल गया वो। अभी देखिए चाह है वहां रहा है, अभी ये आदमी के पास पैम्पलेट प्रिंट करने के लिए नहीं है। आप इससे थोड़ा मैं भी सीखा, आप भी थोड़ा कुछ। अभी इसने क्या किया तब ना, ये तभी नए पीडीओज रिक्रूट हुए थे, वो नए पीडीओज पुराने डीओज क्या करते थे, उनके स्टॉल्स लगते थे, वो पैम्पलेट बांटते थे। तो ये क्या करता था, वहां जाके उनके बाजू में खड़ा रहता था और बोलता था क्या चल रहा है, तो बोले हम लोग पैम्पलेट बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं आपके लिए पैम्पलेट बांटू क्या, आप अच्छा काम कर रहे हो। बोला ठीक है, उसको ना वो लोग ये देते थे, क्या बंच देते थे। अब ये क्या करता था, उस बंच पे उसने अपना स्टिकर छापा था, उसने स्टिकर छापा अपने नाम का, मतलब क्या दिमाग लगाया देखो, स्टिकर छाप के वो प्रिंट करता था, फोन उसको जाता था, तो मेरे को दिखा है, तो मैं बोला यार, फिर मैं सोचने लगा ये आदमी जिसके पास पावर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो इतना मर रहा है मेरे लिए एजेंट रिक्रूट करने के लिए, और मैं गधा। एलआईसी ने मुझे पावर दिया है, पोस्ट दिया है, पैसा है मेरे पास स्किल है, मैं क्या कर रहा हूँ। बोला तू चुप अभी, मैंने उसको फोन किया, बोला आज से तू कुछ ऐसा एक फालतू धंधा करने का नहीं, कहां से पैम्पलेट विम्पलेट ला के अपना प्रिंट नहीं लगाने का, आज से तू जो मैं करता हूँ कहता हूँ वही करना। बोला क्या करना है, तो मैंने पहले 10,000 जिंदगी पहले 10,000 पैम्पलेट छापे। बोला अभी तेरे को क्या करना है, तू पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करता है, चल मेरे साथ। तो हम लोगों ने बोरीवली कांदिवली मलाड 3 दिन रखते थे हफ्ते में, उसको मैं 500 रुपीज देता था 1000 पैम्पलेट पे, तो वो ज्यादा था, तब 300 रुपए रेट चलता था। तो मैंने एक जिंदगी में सीखा, स्टैंडर्ड रेट कोई भी लेबर का चलने दो, लेकिन अगर अच्छा लेबर मिलता है तो क्वालिटी अच्छी है तो पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। वो पैम्पलेट बांटने का उसका इतना अच्छा था वो जो स्किल, तो मुझे लोग आने लगे।
उस साल मैंने 70 यूआरएनएस निकाले और 30 एजेंसी किया और मेरा सत्कार हो गया डिवीजन में टॉपर करके। अरे मुझे इतना बूस्ट मिला, फिर 11 12 13 जब हमको कुछ मिलता है ना, किसी एक चीज से हमको ये मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, वही चीज करते हैं बार बार। तो मैं भी पैम्पलेट बांटने लगा। मुझे फोन आते थे, धमकी आती थी, ये कितना गंदा कचरा कर रहा है। लेकिन मैं तब यंग था बहुत, मतलब क्या जोश में था, मैं उल्टा गाली उनको देता था, मैं करूंगा और करूंगा। लेकिन मुझे एजेंट आ रहे, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर एजेंट आने लगे उसके बाद 12 13 14। लेकिन बाद में क्या हुआ, हर आइडिया का चलने का कुछ समय होता है, उसके बाद वो आइडिया एक्सपायर हो जाती है। फिर मेरे पास आया कि अभी करूं क्या, ये तो अभी वर्कआउट हो नहीं रहा है। और आया एजेंट तो क्वालिटी नहीं आ रही है। अगर 30 35 40 एजेंट रिक्रूट किए साल में, तो 20 काम कर रहे, 20 टर्मिनेट हो रहे। तो फिर मुझे एक पिक्चर आई थी, आपने सभी ने देखी होगी, विद्या बालन की डर्टी पिक्चर। उसका पंच लाइन था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मैं बोला साला अपना लाइफ की मूवी का, एलआईसी की मूवी का क्या पंच लाइन होगा फिर। तो फिर मुझे पता चला अपने लाइफ की मूवी का, एलआईसी के पंच लाइन है, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन और रीइंस्टेटमेंट। सिर्फ रिक्रूटमेंट करके नहीं चलेगा, एजेंट तो बहुत लाओगे तुम, लेकिन सिखाओगे कब और उनसे क्वालिटी कैसे निकालोगे। तो दूसरा आता है पंच, रिटेंशन। तो रिटेंशन के लिए मैं फिर देने लगा। रिटेंशन का मैं बाद में लूंगा पार्ट जब मैं, लेकिन रिक्रूटमेंट का मुझे बोलना है कि मैंने बहुत से आइडियाज ट्राई किए। मैं डोर टू डोर सर्वे करता था। डोर टू डोर सर्वे करने में मुझे यूरेका फोक्स का वो जॉब याद आया, जब मैं हम लोग डोर टू डोर नॉकिंग करते थे, तो उसका फायदा हुआ। वो डेयरिंग मेरे में थी, डोर टू डोर सर्वे करनी। मैं कोई भी शॉप में जाता हूं तो मैं उस शॉप में जो सेल्समैन होता है, जो सबसे अच्छा सेल्समैन होता है, उसी के पास जाता हूं। अच्छा सेल्समैन पता नहीं चलता, लेकिन अगर 4-5 मिनट आप वहां टाइम पास किया तो किसका अच्छा स्वभाव है समझ जाता है। मैं उसी से कोई भी चीजें खरीदता हूँ और उसको एलआईसी एजेंसी ऑफर करता हूँ। मतलब मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो बिना मतलब के नहीं जाता हूँ, और मेरा मतलब है एलआईसी एजेंसी। एक दिन मेरी वाइफ मेरे पे इतनी भड़क गई ना, उसको कुछ गायनोलॉजिस्ट प्रॉब्लम था, तो हम लोग गायनोलॉजिस्ट के पास गए। वहां बाहर हम लोग बैठे थे, फिर वो डॉक्टर ने उसको अंदर बुला लिया। तो मैंने देखा वहां एक ये मैटरनिटी हॉस्पिटल था। वहां एक लेडी किसी लेडीज को समझा रही थी कि अगर उसे बेटी होगी तो इसलिए 20,000 रुपया गवर्नमेंट से मिलेगा। मैंने देखा ये लेडी अच्छी बात कर रही है, तो मैंने उसको बोला कि आप ये अच्छा काम कर रही है, क्या काम है मुझे जरा बताइए। तो उसने बोला गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडी देते हैं। बोले वाह, और आप तो पुण्य का काम कर रही है, कि आप ये काम करने से कितना पगार मिलता है। तो बोली 5,000। बोला लेकिन इतना बड़ा काम कर रहे हो, 5,000 से आपका गुजारा होता है, आपके बच्चे की स्कूल की फीस। नहीं नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम ही है। बोला आप क्यों ना एलआईसी के साथ जुड़ जाती है, आपको 7,000 सैलरी मिलेगा और प्लस 35% कमीशन मिलेगा। बोली हाँ, कितना अमाउंट आएगा महीने में। बोला 15,000 से नीचे आएगा ही नहीं। अभी कॉन्फिडेंस भी देखो, 15,000 से नीचे आएगा नहीं। नहीं, अगर 15,000 से नीचे आया तो क्या मुझे मारने वाली है, नहीं आने वाली। लेकिन कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगा। वही बात उसका बाजू में एक वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुन रहा था, और मेरी वाइफ अंदर चिल्ला रही है, अरे ये कब अंदर आएगा, ये उसको वाइफ की चिंता भी नहीं है जरा भी, ये क्या कर रहा है बाहर। और जब वो बाहर आई तब तक मैंने 2 एजेंसी बना ली। तो इतनी भड़क गई मेरे पे, इतनी भड़क गई, बोली क्या तुम सबसे दुनिया का फालतू आदमी है, मतलब फालतू हस्बैंड है। अरे तुमको कुछ भी चिंता नहीं, इधर क्या एजेंसी कर रहे हैं इधर बाहर बैठ के। तो फिर मैंने थोड़ा उसको बोला जाए दो, अपने 2 एजेंट आएंगे ना तो हम लोग को अच्छा फायदा होएगा। तो बोले ठीक है, मुझे एक साड़ी चाहिए फिर। तो बोला ठीक है, साड़ी दे दूंगा। तो मतलब ये चीजें होती है हमारे साथ, फैमिली का बैलेंस और काम का होना ही चाहिए, नहीं तो हम हमारी हालत थोड़ी ये होती है। तो दोस्तों ये इंसिडेंट मुझे बहुत मेरी जिंदगी का मतलब लगता है कि ये कैनवासिंग करने के लिए अगर मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा तो मेरा ही फायदा है। उसके बाद अ, 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 थोड़ा सा मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के लाए, कि थोड़ा भूलने होता है, फ्रैंकली बोलूंगा। तो इसके बाद
इसके बाद मैंने मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग बदल दी, क्योंकि मुझे क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी चाहिए थी। तो फिर मैं सीजन भी हो गया था, तो मैं अच्छे एरियाज में सेक्रेटरीज को मिलने लगा। सेकेंडली दोस्तों, हम जहाँ काम करते LIC ऑफिस, उसको तो हम भूल ही जाते। हम लोग भूल ही जाते कि हमारा वहां से भी एजेंट आ सकते। मतलब फ्रैंकली अभी मैं आपको हर सीक्रेट मेरा बताऊंगा। LIC एजेंसी किसको लेना है तो कहाँ जाएगा वो? LIC ऑफिस आएगा। अगर LIC ऑफिस आने वाला रहेगा तो उसका बिजनेस होगा। तो वो भी एक एरिया है जहां पे कंसर्न है कि वॉक इन एजेंसीज आती है। अभी समझो, वो वॉक इन एजेंसीज किसी स्टाफ के पास गई, तो स्टाफ वहां का क्या बोलेगा कि आपको एजेंसी लेनी है, ओके, तो मैं अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास भेजती हूँ। कोई भी बुरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास नहीं भेजेगा, क्योंकि वो कल आके उसको गाली दे सकता है, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया। तो इसलिए अपनी ब्रांड इमेज ब्रांच में क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। अभी आप बोलेंगे नंबर 1 तो मैं हो नहीं सकता, मैं भी नंबर 1 नहीं था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, दृश्यम तैयार करो। दृश्यम मतलब क्या? अगर आप ब्रांच के स्टाफ से रोज जाके मिलोगे कि मेरा अच्छा बिजनेस हो रहा है, मैं ब्रांच के सबसे बेहतरीन डीओ में से एक हूं, आप उसको एक दृश्यम क्रिएट करोगे तो जो आने वाली एजेंसी है वो आपको ही मिलेगी। सेकेंडली, अगर आप यंग हो, नए हो, तो भी एक वो लोग भेज ही देते हैं। लेकिन क्या होता है, हमेशा ब्रांड इमेज महत्वपूर्ण होती है। सेकेंडली, सीसीए एजेंट ये सबसे बड़ा अच्छा टूल। सीसीए एजेंसी सबसे अच्छा टूल है, क्योंकि मैंने आज भी जिसको भी सीसीए एजेंसी पिच किया है, वो मुझे ना नहीं बोला। उसका कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसने वो पोस्टपोन किए, लेकिन ना नहीं बोला। क्योंकि सीसीए एजेंसी में सबसे अच्छा क्या है मालूम है? गारंटेड सैलरी। और आजकल पूरे इंडिया में गारंटी वर्ड कहाँ भी नहीं, वारंटी है, लेकिन हम गारंटी देते हैं। मैं गारंटी बोलता हूँ, गारंटेड सैलरी मिलेगी। अभी इसमें आप थोड़ा बोल सकते हैं कि गारंटी वर्ड क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो मैं ऐसे आदमी को ज्वाइन करूंगा जो 7,000 मतलब 1 पॉलिसी पर मंथ कर पाएगा। और वो अगर वो नहीं कर पाया तो मैं उसको वो भी एक कंडीशन अप्लाइड एजेंसी लेने के बाद डालता हूँ कि बाबा रे, कि तू एजेंसी तो लिया है, ये गारंटेड वर्ड मैंने यूज किया है, लेकिन यहाँ टारगेट है। टारगेट तो पहले से बोल देता हूँ। तो सीसीए एजेंसी अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा है। मतलब सीसीए एजेंसी को अट्रैक्ट करने के बाद, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद, उसको पैसे कमाने की डिजायर होने के बाद, ये मैंने यूरेका फोर्स में सीखा था। उनका एक प्रोग्राम था AIDCA। AIDCA का मतलब होता है A फॉर अट्रैक्ट, I फॉर अराउज इंटरेस्ट, और D फॉर क्रिएट डिजायर, और C फॉर क्लोज, और A फॉर एक्शन। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपके पास सबसे अच्छी पिच होनी चाहिए। तो CCA इज द बेस्ट स्कीम टू अट्रैक्ट पर्सन, क्योंकि लिखेंगे सैलरी प्लस कमीशन, तो जिसको सैलरी में इंटरेस्ट है वो आएगा, जिसको सैलरी कमीशन में इंटरेस्ट है वो तो जरूर आएगा। फिर आने के बाद आप उसको दोनों भी पिच कर सकते हैं, और उसको जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा। सेकेंडली, जब एजेंट मेरे पास आता है तो मैं सोचता हूँ कि उसको ब्रांच ट्रेनिंग दे दूं। पहले मेरे जमाने में ब्रांच ट्रेनिंग थी 3 दिन की, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं कराते थे, क्योंकि मुझे अभी उसका फायदा हो रहा है कि मैं उसको 3 दिन मेरे असिस्टेंट की तरह यूज करता हूँ। उसको BOC भरना, फॉर्म भरना, उसको ब्रांच का PS डिपार्टमेंट, क्लोजिंग डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया, पहले नहीं करता था, क्योंकि मैं भी लेकिन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तैयार होके आता है। जिस दिन वो फॉर्म भरता है उसी दिन मैं ग्रुप में उसको ऐड करता हूँ और उसको एजेंसी के बारे में बताता हूँ। तो उससे क्या फायदा होता है कि वो एजेंसी एग्जाम पास होने के लिए उसको अच्छे से होते, और जब वो मेरे ग्रुप में आता है तो वो कल्चर से एडजस्ट हो जाता है। तो वो एक बात होती है। तो सीसी एजेंसी सबसे बेस्ट। दोस्तों, मेरा वक्त मतलब टाइम हो गया है, तो ये जो 60 मिनट्स है आपने एंजॉय किए होंगे। बस एक 2 लाइन बोलना चाहूंगा। नहीं नहीं रंजन जी, आपका वक्त नहीं हुआ है।
नहीं हुआ आपको और भी टाइम और भी है। आपको मुझे वो बताना है जो आप थर्ड पार्टी एजेंसी देती है, जो हमारा कल रात को बात हुआ, वो अच्छा, बताना है आपको, जरूर। कैसे आप अट्रैक्ट करते हो उसको। हाँ, जरूर जरूर दोस्तों, एक दो लाइन बोलना चाहूंगा कि फर्क तो बहुत है आपकी और मेरी तालीम में साहब। फर्क तो बहुत है आपकी और मेरी तालीम में साहब, क्योंकि आपने सीखा है उस्तादों से और मैंने हालातों से। तो जो जो हालात आते गए, मैं कुछ ना कुछ सीखता गया, उसको आगे इम्प्लीमेंट करता गया। मैंने बोला ना कि आज हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, कभी भी जॉब जा सकता है, तलवार है हमारे सर पे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो ना। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम कंप्लेन नहीं कर पाएंगे और आगे अच्छा काम करेंगे। और जब हम कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं तो हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो एक ध्यान में रखो। अभी मुझे आपको एक रोल प्ले करके दिखाना है। कोई रोल प्ले के लिए कोई तैयार है? मैं तैयार हूँ, चलो, मुझे बोलो। क्योंकि रोल प्ले किस लिए है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, गिव एजेंसी टू राइट पर्सन एट राइट टाइम। राइट पर्सन मतलब क्या है? जो 18 ईयर्स का है और जो 12th या 10th पास है। बाकी मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मेरा इंडियन रेलवे जैसा है। इंडियन रेलवे क्या है? वो सबको पहले अंदर जाते हो इसका पास चेक करते हैं, टिकट चेक करते हैं। नहीं, जब आप जाके बैठते हो डिब्बे में, तब टीसी आके बोलता है, अरे ये तेरा पास है ना, ये तो फर्स्ट क्लास का है, तू फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए। ये तो सेकंड क्लास का है, तू बराबर है। तू थर्ड क्लास का पास लेके यहाँ क्या कर रहा है? चलो, और तेरे पास कुछ टिकट ही नहीं है, चल बाहर निकल। तो वैसे ही जब आप एजेंसी देने के बाद अपने एजेंट को चेक कर सकते हो, वो फर्स्ट क्लास एजेंट है, क्या वो सेकंड क्लास एवरेज एजेंट है, क्या वो थर्ड क्लास है। तो उस हिसाब से एजेंसी देने के बाद, क्योंकि मेरा एक सबसे अच्छा, मतलब वो आपको लगेगा कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन मेरा एक खुद का एक रूल है या एथिक्स है कि साला कोई भी एजेंसी मेरे इधर आके टर्मिनेट होगी तो भी चलेगी, लेकिन दूसरे के यहाँ जाके वो एमडीआरटी नहीं बनना चाहिए। मैं सबको एजेंसी रिजेक्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने एजेंसी रिजेक्ट की और वो दूसरे जगह एजेंसी लेके एमडीआरटी बन गया, तो मेरी जिंदगी भर मुझे एक रोज वो एक ये रहेगी कि साला मैंने क्यों उसको रिजेक्ट किया। तो मैं सबको एजेंसी देता हूँ, मैं कुछ भी नखरा नहीं करता हूँ। अगर वो एलिजिबल है 18 ईयर और 12 पास या 10 पास, तो मैं उसको दे देता हूँ। और उसके बाद हम कहाँ पे थे? थर्ड पार्टी नहीं, रोल प्ले। हाँ, रोल प्ले। राइट पर्सन और राइट टाइम। राइट पर्सन हो गया, अभी राइट टाइम कौन सा है? एजेंसी देने का राइट टाइम कौन सा है? क्या आप कोई मुझे बोल सकते हैं कि एजेंसी देने का राइट टाइम कौन सा है? सर, वो राइट टाइम है जब आदमी भूखा है। जब आदमी भूखा है तभी वो खाना खा सकता है। जब आदमी के पास बहुत पैसे हैं तो एजेंसी नहीं लेगा। आदमी के पास सुकून है तब वो पैसे नहीं लेगा। तो राइट टाइम पहचानना कैसा है? राइट टाइम पहचान नहीं आता है। वो तो हमको जब बात करेंगे, तो इसलिए मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि राइट टाइम के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आदमी को रोकना पड़ेगा। तो अभी वो रोल प्ले ऐसा है कि मैं हमेशा मेरे खाली टाइम पे कभी कभी मैं रेलवे स्टेशन पे जाके खड़ा होता था, रेलवे का आई कार्ड, एलआईसी का आई कार्ड डालता था और मैं कुछ क्वेश्चंस लेके सर्वे करता था। कुछ कुछ लोग नहीं मिलते थे मुझे, कुछ कुछ लोग मुझे बाजू में करते थे, लेकिन मैंने बोला ना, मैं शर्म मर गई है मेरी, शर्म मेरी मर गई है, क्योंकि नहीं, अभी शर्म नहीं आती है। कोई रिक्रूट करेगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो फिर उसमें कुछ कुछ बात करने से इनकार कर देते। तो मैं बस एक ही डायलॉग मारता था, त्रिशूल का डायलॉग, कि मेरे से नहीं मिलने के बाद आपका 5 लाख का नुकसान हुआ ना, अमिताभ बच्चन बोलता है। तो मैं बोलता हूँ, सर, मेरे से नहीं बात करके आपका नुकसान हो रहा है, आपको चलेगा क्या? तो बोलते मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट लूंगा। और तो बोले ठीक है, जो बोलो क्या नुकसान हो रहा है, चलो नुकसान क्या हो रहा है वो भी तो वो पूछता ही है ना। तो मैं फिर अपने अभी रोल प्ले में दिखाऊंगा मैं। राजेश जी, रेलवे स्टेशन का माहौल है, मैं खड़ा हूँ और आप रेलवे पकड़ने के लिए आ रहे हो। आप कितने बजे का रेलवे पकड़ रहे हो? अभी तो मैं 8 बजे का रेलवे पकड़ रहा हूँ। चलो चलो, आप आ रहे हो, मैंने आपको रोक दिया। राजेश जी, नाम नहीं मालूम, एक्सक्यूज मी, आप या 2 मिनट मेरे साथ बात आप 2 मिनट मेरे साथ बात कर सकते हो? क्या काम है भैया? सर, काम यह है कि मैं एलआईसी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ।
अरे बाबा और एलआईसी वाले से कुछ लेने का नहीं है मुझे। नहीं सर, आप गलत समझ, आपका फर्स्ट नाम बताओ मुझे। मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, आपसे मिलके खुशी हुई। आप मुझे ऐसे आदमी लग रहे हैं जो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, और अभी आपको जो आप घाई में जा रहे हैं, इसका मतलब आपका कुछ अर्जेंट मीटिंग होगा और आप एक कुछ कंपनी में की पोस्ट पे होंगे, बड़े पोस्ट पे होंगे। तो मैं आपको रोक के एक गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए सर। चलो मैं बोलो पहला बोलो सवाल बोलो। पूछना हाँ चाहूंगा, बोलो बोलो बोलो। ये 8 बजे की ट्रेन पकड़नी जरूरी है क्या? अरे यार अभी जाना ही पड़ेगा ना भैया, अभी वो टाइम टाइम की पाबंदी है अपने को। एवरीडे आप 8 बजे की ट्रेन पकड़ते हो? यस यस। बीमार होंगे तो भी? हाँ राजा, क्या करना जाना ही पड़ता है, तो काम क्या बहुत सर, है। ये 8 बजे की ट्रेन पकड़ के आप खुश है? बिल्कुल नहीं। क्या आप इससे आजादी लेना चाहते हो? पैसा, आजाद होना चाहते हो इस? अगर आप मुझे पैसा दोगे तो जरूर आजादी मिलेगी। पैसा चाहिए जेब में। तो सर मैं बस आपसे वही बात करना चाहूंगा। सर आप कहाँ रहते हो? मुझे, मैं पहले ना एरिया पूछता हूँ उसको, कहाँ रहते हैं। एरिया से पता चलता है कि उसकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है। कहाँ रहते हो आप? मलाड। मलाड। सर बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं आपके? बच्चे मेरे आईएएस हाई स्कूल। हाँ, स्कूल से भी पता चलता है कि कैसे है। सर अभी आप अभी ट्रेन क्यों पकड़ते हो सर? खुद की कार नहीं है, आप कार से भी जा सकते हो, आप बहुत आराम से जाओगे। नहीं भैया, कार के लिए उतने पैसे थोड़ी है अपने पास। सर अगर अभी मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप मीटिंग में जा रहे हो, ये मेरा कार्ड है, और अगर आपको आधा घंटा मुझे बात मिलेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, और ये 8 बजे की ट्रेन से भी आजादी मिलेगी, खुद की कार भी आ जाएगी। तो क्या आप मुझे बात करना है? और मेरी कंपनी सबसे रेप्यूटेड कंपनी है एलआईसी ऑफ इंडिया, और मैं सर आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपके घर कार भी आ सकती है, और ये 8 बजे की ट्रेन पकड़ने से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो क्या तो मुझे भैया, पसंद करेंगे आप 8 बजे मुझे आज शाम को मिलने के लिए मेरे ऑफिस नहीं में? नहीं नहीं मिलेगा, या फिर लेकिन आप लेकिन यार एलआईसी एजेंसी का काम नहीं होगा यार तरफ से। आप एलआईसी का सर, एजेंसी दोगे मुझे, मालूम है मुझे। ये एलआईसी बोले तो आपको एलआईसी एजेंसी है। नहीं, रियली आप बड़ा बोल रहे सर, आपने बहुत अच्छा। आपको पहले कोई अप्रोच हुआ है सर एलआईसी एजेंसी लेने नहीं के नहीं लिए? मालूम है अपने को, एलआईसी एजेंट मालूम है ना। अभी लेकिन फिर आपने भी एलआईसी आपको का कोई, कार्ड दिया, इसका मतलब एलआईसी एजेंसी है ना। वो सर समझ गया मैं। आपको कोई, लेकिन मेरा एक सवाल है सर कि पहले किसी ने एजेंसी लिया है आपसे? आपको एजेंसी अप्रोच किया, आपको एजेंसी प्रपोज किया है? नहीं नहीं, मुझे एजेंसी किसी ने प्रपोज नहीं किया है, लेकिन मैं एलआईसी एजेंट को देखता हूँ ना कैसे काम करते हैं, हमारे ऑफिस में है। हाँ, तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अब कुछ सब कुछ बदल गया है, लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो आपका 8 बजे का ट्रेन छूट जाएगा। आप मुझे मेरे ऑफिस में या आपकी कन्वीनियंट जगह मुझे बताइए, मैं आपको एलआईसी एजेंसी नहीं दूंगा, सिर्फ बात करेंगे। तो आप तैयार हैं? ओके ओके ओके, विल मीट। हम लोग मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों ओके, कैसे थैंक लग यू। रहे होते हैं? वेरी गुड, अच्छा था। अच्छा, दूसरा केस में क्या होता है, राजेश जी मिलने को ही तैयार नहीं, वो धकेल देते हैं मेरे को। नहीं वो नहीं, तो मिलना ही है। नहीं। नहीं उस मिलना है। केस में मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैंने 50-50 रुपीज के पेन खरीदे। मैं उनको अच्छा। बोलता हूँ कि सर, अभी जब नाम पूछ लिया जो राजेश जी, 8 बजे की ट्रेन से तो छुटकारा चाहिए, लेकिन अगर ये 5 मिनट मेरे कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे ना, तो ये पेन आपको गिफ्ट मेरी कंपनी की तरफ से। अच्छा। तो क्या ये पेन आपको चाहिए? यस। तो फिर 5 मिनट देंगे। 5 मिनट मैंने 50 रुपए में खरीद लिए। ओके, गुड। अगर वो 5 मिनट मिलते हैं तो एजेंसी बनेगी कि नहीं बनेगी मालूम नहीं, लेकिन मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने आज मेरा काम किया। हाँ, आपको डाटा भी मिल गया ना। बस। तो दोस्तों राइट टाइम यही है और राइट पर्सन यही है, और मुझे उसकी दुखती रग पे हाथ रखना है, क्योंकि जिंदगी में खुश तो कोई भी नहीं है। और ये तो बात बराबर है रंजन जी। लेकिन कल हमारा जो बात हुआ कि लोग ना सुनना पसंद नहीं करते हैं, हाँ, ना उसके लिए सुनना नहीं पसंद, कल हमारा एक बात हुआ था। ना सुनना नहीं पसंद करते, वही तो सब है हाँ ना। हाँ हाँ। तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। उसके बारे में कुछ बताओ कि कैसे आप वो ना जो है वो आप टालते कैसे हो। ना आपके पास मैंने वो बोला ना, खूबी है। मैंने 57 एजेंट्स मेरी प्रोबेशन पे किए थे, तो ज्यादा मुझे रिजेक्शन मिला क्योंकि मेरा एज कम था, मेरा बात करने का तरीका अच्छा नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, तो ज्यादा एजेंट्स मैंने खो दिए। लेकिन मेरे को वो जो एजेंट्स मैंने खो दिए उसका गम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुशी उसके उस वक्त हुई जब मेरे 57 एजेंट्स मिले मुझे।
तो दोस्त जब हम ना पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जितनी हाँ मिली है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो अगर हाँ को गिनो, ना को मत गिनो। सेकेंडली, जब मैं प्रोबेशन पे फोन करता था तो लोग क्या बोलते थे, उनका भाई फोन उठाता था कि मेरा भाई जो आपको एजेंसी के लिए बोला है वो अभी बाथरूम में। बोला ठीक है, जब बाहर आए तो मुझे फोन करो। उस दिन फोन नहीं आता। सेकेंड डे फोन करता था, सेम जवाब कि भाई मेरा बाथरूम में है, बाद में फोन करो। फिर थर्ड फोर्थ दिन मेरा क्या होता था, मेरा ना दिमाग हट जाता था, क्योंकि नया नया जॉब पे लगा था। मैं बोलता था कमी नहीं, तेरा भाई क्या हमेशा बाथरूम में ही रहता है जब भी फोन करूँ तो एक जवाब मेरा वो होता था। लेकिन फिर मैं सीजन हो गया, मैच्योर हो गया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो नो बोलता है ना, उसको मैं यही बोलता हूँ कि देखो भाई, ये जॉब तेरे लायक नहीं है ऐसा तू समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर भी मुझे तू ऐसे 2 पर्सन के नाम दे जिनके लायक ये जॉब है, वो देगा, और जो ये लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। और दूसरा, हाँ, मैंने वो एक कंसेप्ट राजेश जी को बताया था कि ना को कैसे इग्नोर करो। ना को, क्योंकि क्या होता है, आधे लोग है ना ना से ये होते हैं। तो उसके लिए मैं एक तरीका अपनाता था, जो तरीका मैं कॉलेज को बहुत दोस्तों को मैंने बताया। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रपोज। इनडायरेक्ट मतलब राजेश जी को मुझे एजेंसी प्रपोज करनी है, लेकिन मुझे राजेश जी ना बोलेंगे ना तो मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, राजेश जी को एजेंसी प्रपोज करनी है, लेकिन मैं जाऊंगा उनके पास और मैं बोलूंगा राजेश जी, मैं LIC ऑफ इंडिया में हूं, मेरी मंथली इनकम इतनी है, मेरे टीम में इतने मेंबर्स हैं, और हर एक की मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। उनके पास गाड़ी मर्सिडीज है, उनके पास खुद का घर है, LIC एजेंसी से इतना कुछ कमा लिया उन्होंने। तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। मुझे भवानी सिंह मीना से बात करना है। भवानी सिंह मीना से इसलिए बात करना है कि भवानी सिंह मीना मुझे राइट कैंडिडेट लगता है, जो महीना 1 लाख रुपया कमाए, खुद की गाड़ी ले मर्सिडीज, और खुद का घर भी ले। तो मैं चाहता हूं आप उसको जरा बात करो LIC एजेंसी के लिए। अभी राजेश जी को मैं सब इतने फायदे गिनवा रहा हूँ गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, तो राजेश जी क्या बोलेंगे, अरे भवानी से क्यों बात करना है, तो मैं भी तैयार हूं ना। और अगर राजेश जी ने नहीं बोला मैं तैयार हूं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। तो ना नहीं मिला ना मुझे कि राजेश जी को इतना मैंने प्रपोज किया है, सब कुछ बताया है, फिर भी वो आदमी टेम्प्ट नहीं हो रहा है, एजेंसी नहीं ले रहा है, मतलब ही इज नॉट राइट कैंडिडेट फॉर LIC। तो फिर मैं भवानी मीना से डायरेक्ट जाके बात करूं। मुझे बेचना था राजेश जी को ही, लेकिन इनडायरेक्टली प्रपोज किया एजेंसी के लिए। एजेंसी की सबसे अच्छी अच्छी बातें मैंने राजेश जी को बताई, लेकिन राजेश जी अच्छा राजेश जी, आपको ये सब बातें बनाने के बाद आप क्या बोलेंगे, अगर सब सच में आपको एजेंसी लेनी है तो आप क्या बोलेंगे, भवानी सिंह मीना क्यों चाहिए, मैं तैयार होता हूँ ना। बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं, बराबर है। क्योंकि अच्छा लगा तो मुझे एजेंट मिल गया, और मुझे ना भी नहीं सुनने मिली। तो जिसको ना का डर लगता है, उसने ये इनडायरेक्ट प्रपोज का आइडिया करना चाहिए, जो हमने कॉलेज में बहुत बार किया था, आपने भी किया होगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा अलग भी बोलता हूँ इसमें। हाँ जो मैं एजेंसी प्रपोज करता हूँ, अभी मैंने 10 एजेंट्स अभी रिक्रूट किए हैं। हाँ तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा और भी फ्लेवर डालता हूँ। एक तो पहले हाँ जो आपने करियर एजेंसी बोला, हाँ करियर एजेंसी में आजकल क्या है ना, आजकल पैकेज की बात भाषा ज्यादा चलती है। यंग जो लोग होते हैं पैकेज बोलते हैं। कितने का पैकेज है, मुझे 5 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, 6 लाख का पैकेज है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो CCA जो अपना हम लोग ये करते हैं, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि 84,000 रुपीज सैलरी का पैकेज है, चाहिए क्या? 7,000 रुपीज पर मंथ का बोलता ही नहीं मैं। 84 एटी फोर अच्छा, थाउजेंड रुपीज एटी बेस्ट फोर है। थाउजेंड रुपीज मैं तो वही बोलता हूँ कि कुछ वो भी करो अट्रैक्ट बोलो। होता है, वो अट्रैक्ट और, होता है। और आज तक रिकॉर्ड है कि गूंगे आदमी का कुछ भी सेल नहीं हुआ, बात करने वाले का ही ज्यादा सेल हुआ है। तो कुछ भी बोलो, गलतियां होंगी, आगे जाके वो गलतियां सुधारो। अभी एक आदमी के साथ गलती हुआ है, मतलब वो लास्ट कैंडिडेट तो था नहीं हमारे पास। और साथ में थर्ड पार्टी जो है, हाँ वो भी प्रपोज अगर कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली रंजन जी से मिलता हूँ और रंजन जी से पूछता हूँ, रंजन जी आपके पहचान में कोई एक ऐसा आदमी रहेगा जो अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको 84,000 का पैकेज मिलेगा। LIC ने आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। अगर आपके पास कोई अच्छा आदमी रहेगा तो जरा बताइए मुझे। तो फिर वो आदमी पूछता है, फॉर एग्जाम्पल रंजन जी ने मुझे पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा उसको, क्या नहीं।
नहीं उसको वो क्या करना पड़ेगा, मैं उससे ही बात करूंगा ना, क्योंकि क्या है ना, आपसे नहीं, आपको मैं बात करूंगा तो आपसे वो होगा नहीं, आप नहीं कर सकते वो काम। अच्छा अच्छा, क्या नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको यार आप आपसे वो जमने वाला नहीं है काम। तो हर्ट करते, ईगो हर्ट करते उसको। हाँ, नहीं, अरे नहीं, नहीं, ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ? नहीं, नहीं सर, कर सकते हैं आप? नहीं होगा नहीं सर, नहीं सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप राइट पर्सन हो। तो बोलता है, क्या ये बात करता है यार? ऐसा नहीं यार, बता ना। सर बताऊँगा तो फिर आप बुरा मान जाएँगे। नहीं, नहीं यार, बता, बता, मैं करूँगा। सर सारी चीज़ें मिलेंगी, गाड़ी मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि आपकी वैसी पर्सनैलिटी नहीं दिखती है मुझे। अरे ऐसा कैसे बोलता है तू? बोल ना यार। फिर ये सब बोलने के बाद देन 4-5 बार उसको ये करने के बाद देन मैं एजेंसी उसको पिच करता हूँ। सो वो उसको तो अभी माइंडसेट उसका एक्सेप्ट हो जाता है। अभी वो ना नहीं बोलता है अपने को। ये भी बराबर एक एकदम। तरीका हम लोग डाल सकते हैं इसमें। तो राजेश जी, मैं वही है, मैं तरीके में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं रिजल्ट में बिलीव करता यस, 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 हूँ। यस, यस। हमेशा रिजल्ट होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो बिजनेस में हूँ, जॉब में नहीं हूँ। और बिजनेस में हमेशा इथिक्स रूल्स, सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट देखते हैं। मुझे बहुत से लोग पीछे से कुछ भी बोलते होंगे, बट आई डोंट केयर। मेरा काम करने का हॉनेस्ट तरीका है। मैं एक एलआईसी के लिए एजेंट, अब मैंने अभी बीच में क्या हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो गया था। एक हमारे यहाँ ब्रांच में डायरेक्ट एजेंट थे, मिस्टर किरीट सिंगाड़ा करके। उनके असिस्टेंट को मैंने एजेंसी दे दी। वो आया था मेरे पास, तो मैंने दे दी एजेंसी। तो कंप्लेंट ऊपर तक गई, तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोले कि हमारी कंप्लेंट आई है कि तुमने ऐसी एजेंसी दी है। तो मैंने बोला, सर आप मेरे पे एक्शन ले सकते हो, लेकिन मैंने मेरे काम किया, जो मेरा काम है और वो किया, इसलिए आप मेरे पे एक्शन ले रहे हो। तो फिर आप सही कर रहे हो। अगर मैंने मेरा काम नहीं करता था, मैं कामचोर होता था और एक्शन लेता था, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे को। बराबर है। तो ये चीजें है, होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बराबर है। तो दोस्तों, आई होप कि आई एंजॉय। यस, क्योंकि यस, यस। क्योंकि और किसी मेरा का एक कोई ही सवाल रहेगा तो चैटिंग में डाल देना, तो ताकि हम लोग रंजन जी से बात कर सकेंगे। भवानी जी, आपका कुछ सवाल है? सारिका जी, किसी का कुछ सवाल? सीसीए में एक सवाल आया है कि कैन रिक्रूट ओनली 25 मैक्सिमम। वो हाँ एसबीआई के लिए आई थिंक ना? हाँ, एसबीआई के लिए 25 और नॉर्मल के 20 है। ओके। यहाँ पर एक सवाल है अरिजीत जी का। मेनी पर्सन आस्क फॉर जॉब गेटिंग लीड्स फ्रॉम एफबी, हाँ, बट हाउ टू कन्विंस देम फॉर टेकिंग एजेंसी? देखिए क्या होता है, जिस पर्सन की जो मेंटालिटी होती है जॉब की, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो उसका प्रेजेंट जॉब कर रहा है और वो अब अनएम्प्लॉयड है, तो आप सीसी में दो ना इसको एजेंसी। वो जॉब ही है। अगर अनएम्प्लॉयड है तो सीसी में दो। अगर वो एम्प्लॉयड है तो उसको पार्ट टाइम जॉब करके दे दो फिर। और वो जॉब ही वर्ड यूज करो, क्योंकि जो चीजें अभी उसको चाहिए, तो जो उसको चाहिए वैसे ही बात करना है। तो जॉब के बारे में बात करना है, तो बोला ये जॉब है तुम्हारे लिए। और अगर वो बिजनेस चाहिए तो ये बिजनेस है तुम्हारे लिए। तो एक ही हो सकता है कि आप उसकी मेंटेलिटी को नहीं चेंज कर सकते। तो जॉब चाहिए तो आप सीसीए दे दो, और उसको फिर सीसीए नहीं चाहिए, तो फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। फिर भी आप उसको एक कर सकते हो कि 1 साल तक तुम देखो ये करके, अगर नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप ये छोड़ दो। वो हो सकते हैं। व्हाट यूज्ड टू बी योर सक्सेस रेट, एवरेज सक्सेस रेट, ऐसा आया है एक सवाल। एक सक्सेस रेट किस लिए, मतलब एजेंसी प्रोस्पेक्टिंग एजेंसी करने? रिक्रूटमेंट, हाँ, कन्विंसिंग उसका, हाँ। कन्विंसिंग मेरा 80% है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एजेंसी छोड़ता नहीं। फिर 2 वेरी एजेंट गुड। इधर उधर गए तो 8 तो मिलते ही है मुझे। बात करता हूँ तो मैं एजेंसी लेता ही हूँ उसमें, फिर पीछे वो लग अभी लग के आदत लेता हूँ। बन गई ना उसकी वजह से। आदत और एक कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं बोला ना कि मैंने 1.5-2 साल के बाद भी एजेंट मिला। मैंने देखो क्या है, मैं एक ना वीडियोकॉन डीटीएच का, मैं टेक्नो सेवी नहीं था, अभी अभी हो गया। तो मेरा ना वीडियोकॉन डीटीएच का रिचार्ज करना था। तो मैं ब्रांच के बाजू के शॉप में गया, तो उससे रिचार्ज करवाया। तो मैंने उसको एजेंसी की बात छेड़ दी, बोला नहीं। तो मैंने ईयरली रिचार्ज करवाया था। फिर मैं दूसरे साल वापस गया उसके बाद, बोला नहीं। तो मैं बोला इस टाइम क्या करूं, तो मैंने फिर रिचार्ज का मोड बदल दिया, मैंने मंथली रिचार्ज करना शुरू कर दिया। और अच्छा। हर महीना उसके बाद जाता था। तो ओके। 2 साल के बाद उसने एजेंसी ले लिया। क्या बात है। मतलब मंथली मोड पे आ गया। मैं तो हर साल उसको मिलता था, हर महीना। क्योंकि 1 साल के बाद जाना तो वो नहीं बोलता था, फिर 1 साल के बाद जाना होता था। तो ये सेम स्ट्रेटेजी में अब जहां भी जाता हूँ तो सेल्समैन को या फिर मालिक को मैं बोल के आता हूँ।
लेकिन दोस्तों क्या पेशेंस और ज्यादा रहेंगे ना लोग तो कुछ मजा आता है, मतलब कि 2 नो आए तो एक एस भी आया ना साथ में से। रंजन ये भाई, की है कि 1 to 1 बात करो सबसे सिर्फ। रंजन भाई हाँ बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया, एकदम लाजवाब, एकदम कमाल का। लेकिन कुछ लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपका इस साल का रिक्रूटमेंट का टारगेट क्या है? और रिक्रूटमेंट मेरा भी टारगेट देखो सवाल है, दोस्तों, अभी कोविड चल ये रहा मेरा है भी ये इसलिए। मेरा भी सवाल है, क्योंकि मुझे आपका टारगेट पता चल जाएगा तो मैं उसको क्रॉस करने के लिए पहले से प्लानिंग कर लूं। नहीं नहीं सही है, अगर मेरे को तो बहुत आनंद होता है। मेरे देखो दोस्त है गौरव गुप्ता, और 1-2 साल पहले मैं उनसे बात किया था तुम्हारे ऑफिस में। आज वो हम्म, कल के एसबीआई सेशन में मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। उनका रिक्रूटमेंट भी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों yes, मेरा टारगेट है 50 एजेंट्स। अभी मैं ना 50 से नीचे नहीं करूंगा, मैं अभी एवरी ईयर 50 के लिए टारगेट ट्राई करूंगा। तो कोविड की वजह से इस साल कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन इस साल में 50 एजेंट्स मिनिमम हर साल करूंगा, क्योंकि मुझे रिटायरमेंट में अभी 16 साल है। तो मैं सोचता हूँ, अभी तक मैंने मोर देन 400 एजेंट रिक्रूट किए, लेकिन अभी सोचता हूँ कि ये 18-19 साल लगे 400 करने में, तो बहुत कम सालों में 400 का टारगेट वापस कर लूं। और क्या कुछ भी रिजल्ट आए, अच्छे बने बुरे बने, वो मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुझे बस एक ही है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ बस। यहाँ पर एक सवाल आया है, कैन यू गिव अस प्रेजेंटेशन यू शो व्हेन लीड्स कम टू ऑफिस? जब ऑफिस में आते हैं तभी आपने हाँ, कुछ एजेंट्स अपॉइंट किए थे, तो कैसे कैसे आपने वो कुछ प्रेजेंटेशन दे सकते हो क्या ऐसा उसमें? ऑफिस में जो आते हैं वो तो ठान के आते हैं एजेंट्स लेना है। उसमें से भी 50-50% जो अगर कोई होगा तो उसको कन्विंसिंग पावर आपकी जो, देखो पहले तो वो आदमी एजेंट से क्यों लेने आया है वो आपको पता चलना चाहिए। जॉब नहीं है करके, पैसा नहीं है करके, या फिर कुछ टाइम पास नहीं है आफ्टर जॉब आवर्स, या फिर वो मार्केटिंग में है तो एडिशनल वो करना चाहता है। तो जो भी उसकी नीड पता चली तो फिर उसकी दुखती रख पे हाथ रख के आप एजेंसी दे ही सकते हो, तो वो कर सकते हैं। राइट। न्यू एजेंट पास करने के लिए सच्ची बोलूं, मैं उसको फर्स्ट डे से ही अपने साथ जोड़ देता हूँ। तो मैंने एक स्टडी किया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो यही सब एलआईसी के प्रोसीजर पे, प्लान्स पे, और जो एलआईसी का आई क्या बोलते हैं आईआईडी का प्रोसीजर उस पे आते हैं। अगर वो ग्रुप में रहेगा, हमारे साथ जुड़ जाएगा तो वो पास होगा। लेकिन मैं सच्ची बोलूं कि मैं ज्यादा उसमें गिरता नहीं हूँ। मैं मेरा अगर पासिंग पे फोकस रखूं तो फिर क्योंकि मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो मैं ज्यादा उस पे नहीं, मैं उसको बुक देता हूँ उसको पिछले वाले का। और मैंने एक आइडिया किया है, पिछले वाले जो जो लोग जाते हैं ना एग्जाम को, उनको बोलता हूँ आप 2 क्वेश्चन लेके आइए मेरे साथ, मेरे लिए। आपको जो आए क्वेश्चन उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मेरे लिए लिख के लाइए। जैसे ही बाहर आप आएंगे वो क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए जो भी है। तो ऐसे मेरे क्वेश्चन क्या बोलते हैं मिल जाते हैं। तो और क्या होता है, नॉर्मली मेरा काम डीओ का है, मैं अरेंज कर सकता हूँ, मैं खुद नहीं काम कर सकता हूँ। मैं जो लोग अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं उनके साथ उनको बिठा देता हूँ। जो मेरे प्रीवियस एजेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हुए, उनको बुलाता हूँ ऑफिस में और उनको एक दिन पढ़ाने बोलता हूँ, और वो पास हो जाते हैं। वेरी गुड। वही है। ये और बहुत फेल बढ़िया हो है। यही जाते तो होना मुझे गम, चाहिए। और फेल होते तो मुझे गम नहीं होता है। मैं यस। बोलता हूँ और एक बार बैठो। यस। अरे वो फेल हो गया मतलब क्या, वो कुछ बड़ा गुनाह नहीं किया। अच्छा ठीक है ना, पास हो जाएगा ना। और जो आदमी 2 बार बैठने के बाद पास होता है ना, उसको एजेंसी का वैल्यू ज्यादा पता चलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया तो उसको पता नहीं चलता, वो एक होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भवानी जी जी सर। बोलो, और कुछ पूछना है कि एंड अप करूं? बहुत ही शानदार सेशन रहा है, रंजन जी ने तो एकदम कमाल कर दिया, दिल खुश कर दिया। और मतलब वीडियो बंद अच्छा करके सुना, क्योंकि हंसते हंसते ही पूरा सेशन निकल गया। क्योंकि इनकी बात करने के स्टाइल पे हमेशा हंसी रहती है, बिकॉज इनका नेचर ही वैसा है। बहुत बढ़िया कमाल के आइडियाज है। तो एक जो बोलू एग्जाम एक, पास करने का जो आइडिया था ना, वो ऐसा था कि इसमें ये भी चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं, भाई टॉपिक बता दो। यदि समझो किसी ने बोला एमडब्ल्यूपी है, किसी ने बोला असाइनमेंट है, किसी ने बोला लोन है, तो हमको वो एवरेज एंड टॉपिक ही पता चल जाते हैं। तो हम लोगों को बोल सकते हैं कि इन इन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करो। यदि 17-20-25 टॉपिक मिल गए, मतलब टॉपिक मीन्स एक लेसन में एक पॉइंट टॉपिक है, एक लेसन में 4-5 टॉपिक रहते ही हैं। तो ऐसे 15-20 टॉपिक मिल गए या 25 टॉपिक मिल गए, तो उसमें 17 नंबर का मेटेरियल मिल जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन वही घूमते रहते हैं। बट ये बहुत अच्छा आइडिया था कि वो जो पास करके आया ना, उसके साथ बैठाना रंजन जी का बहुत सुपर आइडिया था। मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। अच्छा सारिका मैडम आपको कुछ पूछना है? और एक मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हाँ देखो दोस्तों, जब मुझे पता चला ना रिटेंशन के लिए,
तो मैंने क्या किया, मैंने एजेंट्स के लिए ना एक नया कंपटीशन शुरू किया। मतलब मुझे भी लगता है वो थोड़ा यूनिक आइडिया मैंने शुरू किया कि मैंने कंपटीशन रखा 1 पॉलिसी पे, 3 पॉलिसी पे, फिर 6 पॉलिसी पे और 10 पॉलिसी पे। लेकिन प्राइजेस आप सुनोगे ना, तो 1 पॉलिसी पे मैंने 1 किलो बासमती चावल, 3 पॉलिसी पे घी और 10 पॉलिसी 5-6 पॉलिसी क्रॉस कर लेगा तो 5 लीटर का सफोला गोल्ड ऑयल, मतलब ब्रांडेड खाने की वस्तु रखे। अभी उससे फायदा क्या हुआ, मेरे 300 पॉलिसी 1 महीने में हो गए। अरे मैं ब्रांच में, हमारे ठाकुर साहब है नंबर 1, मतलब मैं उनको रोल मॉडल, काजबे साहब हमारे जो रोल मॉडल, अभी भवानी भी मेरे रोल मॉडल है ही, बोराटे मेरा रोल मॉडल है। तो लेकिन वो मैं उस टाइम उस मंथ में ठाकुर साहब को बीट कर दिया 300 पॉलिसी करके। और जब अभी ये प्राइजेस रखता हूँ, तो अभी जब जिस दिन नहीं रख पाता हूँ ना, तो वो पूछते हैं मुझे, कि मेरी घरवाली पूछती है इस टाइम घी का डिब्बा, 1 किलो काजू बादाम मिलेगा कि नहीं, चावल मिलेगा कि नहीं बोलते हैं। तो वो मुझे मतलब बहुत सक्सेसफुल हुआ वो आइडिया कि 1 पॉलिसी 3 पॉलिसी और हर एक को, क्योंकि उससे क्या होगा, मैंने दूसरा स्टार्ट किया, ये प्राइजेस सिर्फ मीटिंग में मिलेंगी, ये आपको घर पे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, सिर्फ मीटिंग जो अटेंड करेगा। तो उससे मेरा मीटिंग का जो अटेंडेंस था वो 50% पे चला गया। तो 50% पे चला जाने से वो मीटिंग अटेंड करते हैं, और मेरी मीटिंग बहुत होती है, लोग कंटाल जाते हैं। तो लेकिन वो जो मंथली मीटिंग होती है वो एक ही बार होती है, तो उसमें ये प्राइजेस दिए जाते हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ा मुझे। तो पॉलिसी की कभी कमी नहीं होती है, बिकॉज और जो प्राइस जब भी मीटिंग में आता है तो थैली वेली लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बराबर है। उसके घर पे वाले भी बहुत खुश होते हैं। और सोडेक्सो भी खत्म हो जाती है। सोडेक्सो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, राइट राइट। सारिका जी को कुछ सवाल पूछना था। सारिका कहाँ पर गई? सारिका मैडम, रंजन जी के आइडिया एकदम यूनिक होते हैं, एकदम अरे प्रैक्टिकल, बहुत यूनिक होता है। आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक आइडिया किया था, मैंने आईपीएल की टीम बनाई थी, अच्छा जो मेरा 2 साल तक चला। अच्छा और वो विनर है, उसमें पॉलिसीज और प्रीमियम पे वो पॉइंट्स दिए जाते थे, और उसमें विनर टीम लेती थी। 5-5 का ही टीम बनाता था, और उसमें मंथली मैच लगाता था। ये मैं अच्छा 3-4 साल पहले से करता था। तो उससे भी पॉलिसीज बहुत आती थी अच्छा। और प्रीमियम आता था। फिर वही आइडिया तनुजा मैडम ने ले ली। मालूम नहीं बाबा। ओके ओके ओके, सो वी विल एंड अप द सेशन। Yes, सारिका मैडम, कुछ पूछना है आपको, पूछो। एक मिनट। हाँ, शारिका मैडम, अभी अभी ओपन करो आप। सॉरी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, बोलिए। सर पूछना नहीं है, थैंक्स बोलना है। रंजन सर का सेशन बहुत अच्छा लगा, और ये गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों से हम लोग रंजन सर के पीछे थे कि सर प्लीज कुछ गाइड करो, कैसे रिक्रूटमेंट करे। और जैसे उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया कि जहाँ पे भी जाते हैं वो सेल्समैन को नहीं छोड़ते, या किसी से भी एजेंसी के बात किए बिना नहीं निकलते उस जगह से। ये चीज मैंने भी ट्राई की है। बहुत जगह पे शॉपिंग पे जाओ तो किसी सेल्समैन को कैनवास करो, और मतलब मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड में होते हुए भी वो मेरे से परेशान हो जाते हैं कि अरे तू शॉपिंग करने आई है कि तू एजेंसी कैनवास करने आई है। पर ग्रेट। मार्केटिंग फील्ड में कभी कभी बीइंग अ लेडी, ये सब चीजों के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो अभी अलग तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉलो करेंगे डेफिनेटली। रंजन सर इज अ इंस्पिरेशन, सो उनको आदर्श रखते हुए हम लोग काम करना चालू करेंगे। थैंक्स गुड फॉर लक, गुड लक, गुड मोटिवेशन लक सर। फॉर योर लाइफ, गुड लक फॉर योर लाइफ। सर थैंक यू। तो वो एक गाना है, जहां भी जाते हो वही चले आते हो। तो उसी में उसी नोट पर मैं एंड अप करना चाहता हूँ। जहां भी जाते हो एजेंट लेके आते हो, चोरी चोरी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाते हो। वाह, ये तो बताओ कि तुम टॉपर क्यों हो। So with this, सही आवाज। thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, Thank you. Bye थैंक bye. यू, See you. थैंक बाय यू बाय। डियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भवानी, थैंक यू वेरी dear. मच। Thank you. थैंक यू फॉर द पोस्ट, थैंक्स, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक। Yes.